एक्टिव पैसिव बिल्कुल फ्री के मार्क्स है अगर आपको ये पता है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम एक्यूरेसी कैसे अचीव की जा सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ क्यूइंग। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एक प्रैक्टिस सेशन एक्टिव और पैसिव वॉइस का। इस वीडियो के एंड तक आप ये सीख जाएंगे कि कैसे मिनिमम आउटपुट लगा के मैक्सिमम रिजल्ट पाया जा सकता है, पर्टिकुलरली इस टॉपिक में जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मार्क्स देखे जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इन 50 क्वेश्चंस का डिटेल्ड सोल्यूशन मैं करूंगा, ऑप्शंस बताऊंगा, क्यों एलिमिनेट हो रहे हैं, कैसे एलिमिनेट हो रहे हैं, कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखना। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे मेरे साथ साथ, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मैं उम्मीद करता हूं आपने यहां पे वीडियो को पॉज किया है और क्वेश्चन को ट्राई कर लिया है। मैं आ रहा हूं इसके सोल्यूशन पे। क्या लिखा है कि शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। देखो, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जो बेसिक रूल्स हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, तभी आप ये प्रैक्टिस वीडियो देख रहे हो। ऑप्शंस कैसे कटेगा मैं इस वीडियो में यही सिखाना चाहता हूं। अब देखो यहां पे क्या लिखा था, शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले यह समझना पड़ेगा कि दिया हुआ जो सवाल है वो एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। इसको पहचानने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, अगर आपका सब्जेक्ट एक्शन का डूअर है, मतलब जिसको भी आप वर्ब मान रहे हो, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कंप्लीटेड यहां का वर्ब था, जिसको भी आप वर्ब मान रहे हो, आपको यह देखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का, इस एक्शन का डूअर है या रिसीवर है। आसान भाषा में, सब्जेक्ट काम कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो उस केस में हम उसे एक्टिव वॉइस बोलेंगे। अगर सब्जेक्ट पर काम हो रहा है तो हम उसे पैसिव वॉइस बोलेंगे। अब ये तो किताबी ज्ञान है, एक बार इसको फील करने की कोशिश करो। मैंने क्या बोला फिर से सुनो। सबसे पहले वर्ब ढूंढना, फिर ये देखना कि वर्ब जो लिखा है सब्जेक्ट उसका डूअर है या सब्जेक्ट उसका रिसीवर है। सब्जेक्ट वो काम कर रहा है कि सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है। अगर सब्जेक्ट वो काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, अगर सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस होगा। यह तरीका नंबर 1 है एक्टिव और पैसिव को पहचानने का। तरीका नंबर 2 और ज्यादा आसान तरीका, आप ये देखो क्या आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म है और क्या उसके साथ बी फैमिली का कोई भी वर्ब लगा है। क्या बोला फिर से सुनो। आपको यह चेक करना है कि जो वर्ब का फॉर्म आपके क्वेश्चन में दिया है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म है क्या, और अगर वो तीसरा फॉर्म है तो क्या उसके पहले बी फैमिली का कोई भी वर्ब आया है। बी फैमिली में कौन कौन से वर्ब होते हैं? बी फैमिली में प्रेजेंट टेंस में होता है इज, एम, आर, उसके साथ होता है पास्ट में वॉज और वर, उसके साथ V3 होता है बिन, V4 होता है बीइंग और उसका बेस फॉर्म होता है बी। राइट? तो आपको यह चेक करना है कि अगर किसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में रख रहे हैं हम, तो उसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बीइंग, बी के साथ V3 होना चाहिए। मतलब V3 के पहले कोई भी बी फैमिली का कोई भी वर्ब होना चाहिए। तो मैंने आपको बोला कि किसी भी क्वेश्चन को देख के पहला जजमेंट हमें यह करना पड़ता है कि सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में, तभी तो कन्वर्जन कर पाएंगे। अगर हमें यह पता करना है तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि यह देख लो जो काम हो रहा है वो सब्जेक्ट कर रहा है या हो रहा है, उसके ऊपर। अगर सब्जेक्ट काम कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, सब्जेक्ट के ऊपर काम हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस होगा। यह तरीका नंबर 1 है। तरीका नंबर 2 ज्यादा सटीक और ग्रामेटिकली ज्यादा करेक्ट है। वो ये है कि कोई भी सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में होता है तो उसका स्ट्रक्चर हमेशा होता है B प्लस V3 का। स्ट्रक्चर होता है B प्लस V3 का। अब ये B अपना सारा फॉर्म ले सकता है। कौन कौन सा फॉर्म है? इज, एम, आर, यहां लिखा है इज होगा, एम होगा, आर होगा, वॉज होगा, वर होगा, बिन होगा, बीइंग होगा, बी होगा और उसके साथ V3 होगा। ठीक है? अगर इसमें से कुछ भी हुआ तो सेंटेंस आंख बंद करके पैसिव मान लेना। तो अगर मुझे आगे किसी सेंटेंस में, इसमें तो नहीं है पर आगे किसी सेंटेंस में अगर मुझे वॉज प्लस V3 दिख जाएगा कहीं पे, तो फिर मुझे सोचने की जरूरत है क्या कि एक्टिव है पैसिव है? मैं आंख बंद करके बोलूंगा पैसिव है। अगर मुझे कहीं पे इज प्लस V3 दिख जाएगा तो मैं बोलूंगा पैसिव है। अगर मुझे कहीं बी प्लस V3 दिख जाएगा मैं बोलूंगा पैसिव है। तो अब पैसिव पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। आपको यह चेक करना है क्या सेंटेंस में वर्ब का तीसरा फॉर्म आया है। अगर तीसरा फॉर्म आया है तो इमीडिएटली चेक करो क्या उसके पहले बी का कोई फॉर्म आया है। बी का फॉर्म मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बीइंग, बी, इनमें से कोई भी। अगर ऐसा हो रहा है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, हमें उसे एक्टिव वॉइस में फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है?
ये रूल सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैंने बता दिया है। तो स्टेप नंबर 1 ये था क्वेश्चन सॉल्व करने का कि आपको ये देखना पड़ेगा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर हम इस सेंटेंस को चेक करें एक्टिव में है कि पैसिव में है, सब्जेक्ट क्या था शी, माइट हैव क्या है हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड क्या है मेन वर्ब, हर रिसर्च ऑब्जेक्ट है, बाय दैट टाइम बाय प्रीपोजिशन उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैंने खोल दिया सेंटेंस को बिल्कुल। अब ध्यान देना यहां पे जो एक्शन यूज किया गया था कंप्लीटेड, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं। यहां पे जो एक्शन यूज किया गया था कंप्लीटेड, हिंदी अगर हम करें तो क्या लिखा है कि वो शायद कंप्लीट कर चुकी होगी अपना रिसर्च उस वक्त तक, वो उस वक्त तक अपना रिसर्च कंप्लीट कर चुकी होगी। तो अब ये बताओ कि ये जो शी है ये इसका डूअर है, मतलब वो कंप्लीट करेगी या उसका रिसर्च ही उसे कंप्लीट करेगा? ऑब्वियसली वो अपना रिसर्च कंप्लीट करेगी। तो जिसे हम सब्जेक्ट मान रहे हैं शी को, कंप्लीट करने का काम भी तो वही कर रही है। इसका मतलब यह है जो हमारा सब्जेक्ट है वही एक्शन का डूअर है। अगर ऐसा होता है तो हम इस सेंटेंस को कौन से वॉइस में रखते हैं? हम इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में रखते हैं। ऐसे पहचाना जाता है। ठीक है, तो पहला तरीका हमने पहचान लिया। दूसरा तरीका, अब हम ये चेक करेंगे कि क्या इस सेंटेंस में V3 आया है। अगर हम दूसरे तरीके से बनाए तो ये V3 बिल्कुल V3 है। अगर इसके पहले, मैं फिर से लिख रहा हूं, जब तक याद नहीं हो जाएगा मैं लिखता रहूंगा, अगर इसके पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बीइंग या बी आया हो और इसके साथ V3 हो तो कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा। यही स्पेसिफिकली क्यों? क्योंकि ये बी के फॉर्म्स है। इज, एम, आर उसका प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज, वर उसका पास्ट फॉर्म है, बिन V3 है, बीइंग V4 है और बी बेस फॉर्म है, इसलिए इनको लिया गया। मैं जादू से लेके नहीं आया। ठीक है, ये सारे के सारे बी के फॉर्म्स है। तो आपको चेक करना है कि अगर V3 है, इसके पहले इनमें से कोई भी वर्ड हो जाए तो हम बोलेंगे पैसिव वॉइस है। इनमें से कोई वर्ड है क्या? नहीं जी, यहां पे तो एक मॉडल यूज है। कौन सा मॉडल है? माइट हैव। ठीक है, विच मींस ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। तो मैंने आपको दो तरीके बताए और ये दोनों तरीके से यहां प्रूव कर दिया। अब जो बच्चे थोड़ी हड़बड़ी में, उनको लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व करो, क्या बेकार की बात है? बेकार की बात नहीं है, आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेंगे, ये पहली बात। और दूसरी बात, सारे बच्चों का लेवल सेम नहीं है, थोड़ा सा बेसिक पढ़ाना पड़ेगा वरना बच्चे बहुत इग्नोरेंट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक रूल तो हमने समझ लिया, एक्टिव है कि पैसिव है वो कैसे पहचानेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका दूसरा रूल समझते हैं। टेंस का चेंज अलाउड नहीं होता है। ये बहुत 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 जरूरी बात है ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए कि जब भी आप एक्टिव को पैसिव करोगे, पैसिव को एक्टिव करोगे, टेंस मत चेंज करना। अगर हमारा सवाल पास्ट टेंस में था तो हमारा जवाब भी पास्ट टेंस में होगा। अगर हमारा सवाल लेट्स से फ्यूचर टेंस में था तो हमारा जवाब भी फ्यूचर टेंस में होगा। कभी भी टेंस का चेंज नहीं होता है। जिसमें टेंस का चेंज होता है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, वॉइस में टेंस का चेंज अलाउड नहीं है, ये बात प्लीज ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, वॉइस में कभी भी टेंस का चेंज अलाउड नहीं होता है, ये एक आपके गिवन ट्रूथ है। आगे बढ़ेंगे, रूल नंबर 3 पर आएंगे। चेंज कैसे किया जाता है? बहुत आसान है। हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद कोई वर्ब रहेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब छोड़ देंगे और उसके बाद जो भी वर्ब दिया रहेगा उसको हम चेंज कर देंगे किसमें? बी प्लस V3 वाले फॉर्म में। राइट, ऐसा ही चेंज होता है। अब चेंज करने का पूरा रूल अगर मैं बताने लगा तब तो 1 घंटा लगेगा। तो जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं बीच बीच में क्वेश्चंस आते जाएंगे, मैं वहां पे सॉल्व करता जाऊंगा। यहां क्या लिखा हुआ है? शी माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बाय दैट टाइम। अब देखो, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए ना हमेशा, और जो मैं बोल रहा हूं 90% क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा, वर्ब को पकड़ना ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सुनो फिर से, वर्ब को पकड़ना ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अभी मैंने प्रूव किया था कि यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, तो हम लोग यहां पे वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज कर रहे हैं। जब आप वर्ब के तीसरे फॉर्म को पैसिव वॉइस में चेंज करते हो तो क्या बनता है? बिन, और बिन के बाद क्या बनता है? V3। अब आप पूछोगे सर बिन कहां से आ गया? बिन यहां से आया कि ये बी का V3 होता है। अभी मैंने क्या बोला था कि पैसिव कैसे बनता है? बी के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा के। ये बी का फॉर्म, ये जो बी हम यहां यूज कर रहे हैं, इस बी का फॉर्म क्या होगा ये क्वेश्चन वाले फॉर्म पे डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में V3 है, जैसा कि इस एग्जांपल में V3 है, तो हम बी को V3 में रखेंगे जो कि बिन है। अगर यहां लेट्स से V4 लिखा होता तो हम उसको बीइंग में चेंज कर देते। अगर यहां बेस फॉर्म लिखा होता तो हम उसको बी में चेंज कर देते। मतलब हम कुछ भी अपने मन से नहीं लगाएंगे, हमें बस यह ध्यान रखना है कि पैसिव करने के लिए बी प्लस V3 का फॉर्म चाहिए। अब ये बी का फॉर्म क्या होगा ये क्वेश्चन वाले फॉर्म पे डिपेंड करता है। V3 को चेंज करोगे तो बी को भी V3 में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे वो बदलेगा वैसे ये बदलेगा, एज सिंपल एज दैट। आ जाओ,
तो मैंने क्या बोला अभी? मैंने अभी आपको बोला कंप्लीटेड क्या है? कंप्लीटेड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। मैं तब तक चीजें लिखूंगा जब तक मुझे मतलब ये यकीन ना हो जाए कि आपको आप समझ गए हो, ठीक है? तब तक थोड़ा सा स्लो चलेंगे अभी। सो कंप्लीटेड क्या है? V3 है। V3 को जब चेंज करते हैं तो बिन प्लस V3 बनता है, तो हमें क्या चाहिए? बिन कंप्लीटेड चाहिए। तो सबसे पहले वो वाला ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट करेंगे जिसमें बिन कंप्लीटेड नहीं लिखा हुआ। यहां पे बी कंप्लीटेड लिखा हुआ है, यहां पे हैड बिन कंप्लीटेड है, बिन कंप्लीटेड है, ठीक है, बिन कंप्लीटेड है, ठीक है। कंप्लीटेड के पहले बी का कोई फॉर्म ही नहीं है, ऐसा पैसे हो ही नहीं सकता। तो ये दो ऑप्शन कट गए। अब क्या बचा? या तो 2 आंसर है या तो 3 आंसर है। अच्छा, अब दोनों ऑप्शन में डिफरेंस क्या है? लिखा है हर रिसर्च माइट हैड। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी मैंने क्या बोला? जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है और यहां तो मॉडल लिखा है, तो उसको सिंगुलर प्लूरल के डिफरेंस के अलावा वैसा का वैसा चेप देते हैं। अगर मान लो यहां पे माइट हैव लिखा है ना, तो हम माइट हैव लिख देंगे। यहां कैन लिखा होता है हम कैन लिखेंगे, कुड लिखा होता है कुड लिखेंगे। जो भी मॉडल का फॉर्म ऊपर लिखा है बिना सोचे समझे उसको वैसा का वैसा उतार दो। तो क्या लिखा था? माइट हैव। हमें माइट हैड नहीं चाहिए, हमें माइट हैव चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? 1 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। लिखा है द पैकेज वॉज डिलीवर्ड बाय द कुरियर टू द रेसिपिएंट्स डोर स्टेप। द पैकेज वॉज डिलीवर्ड, फिर से हम लोग किसको पकड़ रहे हैं? वर्ब को पकड़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? वॉज डिलीवर्ड। अच्छा, अगर हम लोग इस वॉज डिलीवर्ड को थोड़ा सा खोलें तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये बी प्लस V3 है? मैं ये कह सकता हूं क्या बी प्लस V3 है? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? अभी मैंने आपको सिखाया था कि बी प्लस V3 को पैसिव कहा जाता है, और ये बी के फॉर्म में क्या होगा जो हमारे क्वेश्चन में होगा? यहां पे लिखा है वॉज, जो कि बी का V2 होता है। यहां लिखा है वॉज, जो कि बी का V2 होता है। इसका मतलब हमारा जो आंसर बनेगा वो किस में बनेगा? V2 में बनेगा। थोड़ा सा फास्ट हो गया, स्लो करके बता रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। यहां पे वॉज के बाद V3 था। अभी मैंने बोला था इज, एम, आर, वॉज, वर, बिन, बिंग, बी। इसके बाद अगर V3 आता है तो सेंटेंस पैसिव होता है। तो ये बात तो निश्चित है कि ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में। अब हमें इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। बहुत आसान है। एक्टिव वॉइस हम लोग किसको देख के चेंज करेंगे? ये तो V3 है, वो तो फिक्स होता है, बिना V3 के तो पैसिव बनता नहीं है। तो हमें इसको एक्टिव करने के लिए क्या बनाना है, ये डिपेंड करता है बी का क्या फॉर्म लिखा है। यहां पे बी का क्या फॉर्म लिखा है? वॉज लिखा है। अगर हम लोग बी के सारे फॉर्म्स को देखें, एक बार क्लीन कर रहा हूं इसको। अगर हम लोग बी के सारे फॉर्म्स को देखें एक बार, तो उसका बेस फॉर्म होता है बी। V1 और V5 होता है इज, एम, आर। V2 होता है वॉज, वर। V3 होता है बिन। V4 होता है बीइंग। ठीक है, ये बेस फॉर्म है। ये V1 और V5 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। V1 V5 हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है, V2 हमेशा पास्ट टेंस होता है। ये बातें आपको ऑलरेडी पता है, सबको पता है ये बात। बीइंग में आईएनजी लगेगा हमेशा V4 में, ये बातें सबको पता है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं, मैंने यहां लिखा वॉज डिलीवर्ड। वॉज डिलीवर्ड, इसका ये मतलब है, यहां से अगर मैं 2 डिडक्शन निकालना चाहूं, पहला तो ये कि जब भी हम इसको चेंज करेंगे एक्टिव वॉइस में तो वो पास्ट में बनेगा, वो पास्ट में बनेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि बी का हमने कौन सा फॉर्म यूज किया है? V2 वाला। V2 वाला फॉर्म यूज किया, इसका मतलब कौन सा टेंस यूज किया? पास्ट टेंस यूज किया। अच्छा, अगर हमने यहां पे V2 यूज किया है, वो क्या सोच के किया होगा? अगर उसके एक्टिव वॉइस में V2 रहा होगा तभी तो हमने उसे चेंज किया होगा ना। इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस को जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें इसका V2 चाहिए होगा। कौन से वर्ड का V2 चाहिए होगा? जो मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या है? डिलीवर्ड। तो V2 क्या बनेगा? डिलीवर्ड। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे डिलीवर्ड लिखा हुआ हो, और ये चूंकि V2 में है, कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं होना चाहिए। यहां रिसीव्ड लिखा हुआ है, नहीं हो सकता। यहां डिलीवर्ड है, यहां वॉज बीइंग डिलीवर्ड है, हमें डिलीवर्ड अकेले चाहिए, इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। यहां पे डिलीवर्ड के पहले वॉज लगा हुआ है, पैसिव वॉइस हो गया। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन नंबर 3, धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी। लिखा हुआ है वॉज द बैग पैक्ड बाय मैरी। क्या जो बैग है वो मैरी के द्वारा पैक किया गया? बहुत सारे बच्चों को ना ये क्वेश्चन मार्क वाले चीज में बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि ये बिल्कुल परेशान नहीं करेगा आपको। फॉर एग्जाम्पल, मैं कह रहा हूं राम इज माई फ्रेंड। ये एक असर्टिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप वाला सेंटेंस है। मैं आपको बोलूं कि इस सेंटेंस को चेंज कर दो, इस सेंटेंस को चेंज कर दो किसमें? इंट्रोगेटिव वाले में। क्या करोगे? कर दोगे इज राम माई फ्रेंड। यही तो करोगे, इज राम माई फ्रेंड। आपने क्या किया? वर्ब को उठा के पहले, सब्जेक्ट को उठा के बाद में। तो यार ये वाइसा वर्सा भी तो है, इसको उल्टा भी तो कर सकते हैं। अगर यहां पे लिखा हुआ है वॉज द बैग
पैक्ड बाय मेरी, तो हम इसे फुल स्टॉप वाला में भी तो चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, सब्जेक्ट उठा के आगे, इसको उठा के पीछे, तो क्या हो जाएगा, द बैग वॉज पैक्ड बाय मेरी, राइट। अगर ऐसा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में? बोलो हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पे एक वर्ब का तीसरा फॉर्म था। जैसे वर्ब का तीसरा फॉर्म दिखता है, हमारी आंखें तुरंत जाएंगी इसके पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के बारे में, और हम तुरंत चेक करेंगे क्या यहां पे बी फैमिली का कोई वर्ब है। जी बिल्कुल, बी फैमिली का वर्ब है। कौन सा वर्ब है? V2 है ना, वॉज। अभी देखो इसके पहले वाले स्लाइड में लिखा था ना, वॉज V2 होता है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, V2, राइट। सो क्या लिखा है, द बैग वॉज पैक्ड बाय मैरी। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अच्छा, अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो इसका जब हम एक्टिव करेंगे तो क्या बनेगा? जब हम इसका एक्टिव करेंगे तो बनेगा V2। V2 क्या है? पैक्ड। क्या कोई हेल्पिंग वर्ब होगा इसमें? कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। V2 अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता। तो हम लोग एक ऐसा वर्ड ढूंढ रहे हैं जो कि पैक्ड लिखा हुआ हो, जिसमें ईडी लगा हुआ हो, जो पास्ट का फॉर्म हो, V2 का फॉर्म, राइट। दूसरी चीज ये है, अच्छा चलो पहले यहीं से समझा देते हैं। यहां क्या लिखा हुआ है? डू, प्रेजेंट टेंस है। यहां लिखा हुआ है इज, प्रेजेंट टेंस है। ये दोनों तो ऐसा ही आंसर नहीं हो सकता, हमें तो V2 चाहिए। अच्छा, वॉज लिखा हुआ है और उसके साथ पैक लिखा हुआ है। अगर हम यहां पैक कर भी देते हैं इन केस, तो क्या वॉज चाहिए होगा? क्योंकि क्या कभी आपने वॉज या वर के बाद V1 यूज किया है? ऐसा हो सकता है क्या कि मैं बोलूं आई वॉज टीच? नहीं, मैं बोलूंगा आई वॉज टीचिंग, आई वॉज टॉट, दोनों में से कुछ भी एक। पर हम यहां पे वॉज या वर के बाद V1 छोड़ सकते हैं क्या? ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आंसर केवल एक बचा। कौन सा आंसर हुआ? ऑप्शन नंबर 4। अब आप तुरंत बोलोगे कि सर यहां पे तो डिड लिखा हुआ है, आपने तो बोला V2 होगा, तो इसका जवाब भी दे देता हूं। जिनको नहीं आता, कॉन्सेप्ट वीक है, रटने की कोशिश कर, रटने की वाली कोई चीज ही नहीं है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ही कॉल्ड मी, राइट, उसने मुझे बुलाया। अब अगर मैं आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव करने के लिए बोलूं या इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव करने के लिए बोलूं, तो क्या होता है पता है? होता यह है कि यहां से डिड निकल के बाहर आ जाता है और ये रह जाता है बेस फॉर्म। था तो ये V2, जब आप इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव करने की कोशिश करोगे, क्या निकल के आगे आ जाएगा? डिड निकल के आगे आ जाएगा और उसके बाद लगेगा बेस फॉर्म। इसका मतलब यह है जैसे कॉल्ड V2 था, वैसे डिड भी तो V2 है। जब हम इसको इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा? डिड ही कॉल मी, ऐसे ही बनता है। इसका यह मतलब है हमें पैक्ड चाहिए था, पर पैक्ड टूट भी तो सकता था। किसमें? डिड पैक में टूट सकता था। जैसे मैंने यहां कॉल्ड को डिड कॉल में तोड़ा है, तो डिड वाला आंसर होगा कि नहीं होगा? आई होप आई एम क्लियर, बातें समझ आ रही हैं आपको। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है जोसेफ ओपन्ड द बाइबल। क्या ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है? नहीं जी, ये वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं। वर्ब का तीसरा फॉर्म, जिनको नहीं पता है, बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। जब भी V3 आएगा, कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसका मतलब ये V3 नहीं है। फिर फॉर्म पढ़ के देखो, ओपन V1, ओपन्ड V2, तो ये क्या है? V2 है। अच्छा, V2 को हम लोग कैसे चेंज करेंगे? हम लोग B प्लस V3 में तो पैसिव रखेंगे ही। ये अगर V3 नहीं था, इसका मतलब इसका तो पैसिव होने का चांस ही नहीं है। फिर ये कौन सा वॉइस है? एक्टिव वॉइस है। अच्छा, इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। पैसिव में कैसे चेंज होता है? हमें तो B प्लस V3 लगाना है। किसी भी चीज का पैसिव करना पड़े, B प्लस V3 होगा। टेंस पे बेस्ड हर एक क्वेश्चन का पैसिव B प्लस V3 होगा। इसका मतलब यहां पे B प्लस V3 होगा। पर हम सिर्फ B नहीं लिख सकते, हमें B को चेंज करना पड़ता है जो वर्ब का फॉर्म आया है उसके अनुसार से। तो मैं फिर से लिखूंगा, बेस फॉर्म क्या है? B। V1 क्या है? V1 या V5 दोनों, वो क्या है? इज एम आर। मतलब ऐसे बोलो कि प्रेजेंट टेंस क्या है? इज एम आर। पास्ट टेंस क्या है? वॉज या वर। V3 क्या है? बिन। V4 क्या है? बीइंग। हमें क्या करना है? हमें V2 को चेंज करना है B के अकॉर्डिंग, या वैसे बोलूं, उल्टा बोल दिया, B को चेंज करना है V2 के अकॉर्डिंग। V2 मतलब पास्ट, तो क्या लगना चाहिए? वॉज लगना चाहिए कि नहीं? तो क्या बनेगा? वॉज या वर। उसके साथ क्या लगेगा? V3। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें वॉज या वर के बाद V3 हो। V3 मतलब किसका V3? ओपन जो वर्ड यूज है, तो हमें चाहिए वॉज या वर ओपन्ड। वॉज या वर ओपन्ड, यहां इज लिखा है, कट गया। वॉज ओपन्ड हो सकता है, ओपन्स लिखा है, कट गया। ओपनिंग लिखा है, कट गया। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि नहीं होगा? देखो, लंबा से लंबा सवाल, और खास करके जो एरर बेस्ड होते हैं ना एक्टिव पैसिव पे, आजकल एसएससी बहुत पूछ रही है, पहले बैंक में खाली पूछा जाता था। जो बच्चे इस तरीके से रट लेते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का ये बनेगा, सिंपल पास्ट का ये बनेगा, अगर आपको रटवाया जा रहा है तो वो गलत तरीका है, और अगर आप रट रहे हैं तो ये एक ग्रेव एक मिस्टेक कर रहे हो।
क्योंकि जब एरर वाले फॉर्म्स में क्वेश्चन आएगा आप नहीं बना पाएंगे, जैसे क्वेश्चन टफ होगा आप नहीं बना पाएंगे जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आपको बस ये समझना है कि हो क्या रहा है। तो मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि हो क्या रहा है। पैसिव माने क्या? पैसिव माने जो मेन वर्ब यूज किया गया है उसको तुम कैसे तोड़ सकते हो बी प्लस वी थ्री में, यही पैसिव का कन्वर्जन है और कुछ नहीं है। तो मेन वर्ब वाले फॉर्म को बी प्लस वी थ्री में तोड़ना है, हम वही तो सीख रहे हैं। बी के फॉर्म्स अगर आपको याद है तो काम बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे। मिस्टर राम यूजेस मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन। क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? नहीं साहब, इसका मेन वर्ब यूजेस है। पैसिव तब तक कोई चीज नहीं हो सकता जब तक उसमें वर्ब का तीसरा फॉर्म नहीं यूज्ड है। इसका मतलब ये वाला तो नहीं है, पक्का। आगे बढ़ेंगे यहां से। मिस्टर राम यूजेस मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन, मेन वर्ब क्या है? यूजेस। V5 बोलूं मैं इसको? V5 बोलूं मैं इसको? कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। हम जब इसको पैसिव करेंगे तो किस फॉर्म में चेंज होगा? बी प्लस वी थ्री में। फिर से बी का फॉर्म लिखूंगा, जब तक याद नहीं हो जाएगा मैं लिखता रहूंगा। बेस फॉर्म क्या है? बी। प्रेजेंट टेंस क्या है? इज, एम, आर। पास्ट टेंस क्या है? वॉज और वर। V3 क्या है? बिन। V4 क्या है? बिंग। याद करो ना, जितनी बार बोलोगे उतनी बार लिखूंगा। क्या लिखा हुआ है? V5 क्या है? प्रेजेंट टेंस। इसे हमें चेंज करना है बी प्लस वी थ्री में। बी कौन सा फॉर्म लेगा? प्रेजेंट टेंस का, क्योंकि हमारा क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में था। अगर यही पास दिया होता तो हम भी पास में करते, यहाँ V3 दिया होता हम भी V3 में करते, यहाँ V4 दिया होता हम भी V4 में करते। आसान लग रहा है। अब देखो बी प्लस वी थ्री क्या होगा? बी प्लस वी थ्री होगा इज, एम, आर। यही तो लिखा है ना? प्लस V3। V3 क्या है? वर्ब क्या है? यूज। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? इज, एम, आर प्लस यूज्ड। V3 तो यूज्ड होगा, तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें इज, एम, आर के बाद यूज लिखा हुआ है। यहां इज यूज्ड है, यहां इज यूज्ड है, यहां यूज लिखा हुआ है, नहीं हो सकता आंसर। यहां इज यूजिंग लिखा हुआ है, नहीं हो सकता आंसर। अब यहां पे दो ऑप्शन है हमारे पास। देखो 90% क्वेश्चन जैसे मैं बोल रहा हूं उस तरीके से एक बार में कट जाएंगे। जो बचे हुए 10% है उसमें सारा मिसलिनियस टाइप है, जिसमें थोड़ा सा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। ये वही सवाल है जिसमें 5 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि मिस्टर राम यूजेस मल्टीमीडिया फॉर टीचिंग द चिल्ड्रन। ऑब्जेक्ट क्या है? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया उठ के आगे आ गया, उसके बाद वर्ब लगा इज यूज्ड दोनों में है। यहां लिखा है फॉर टीच। फॉर टीच ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया है, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आप कोई वर्ब लिखना चाहते हो तो वो वर्ब नहीं नाउन होगा जेरेंड के फॉर्म में, जिसका मतलब है हमेशा आईएनजी लगेगा। उसी पर्पस की वजह से यहां पे फॉर के बाद टीचिंग लगा हुआ था। यहां फॉर टीच कैसे करेंगे? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है बाय हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। बाय हुम कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड। क्या हमें वर्ब मिल रहा है? हाँ जी, वर्ब मिल रहा है। कौन सा वर्ड वर्ब है? सॉल्व्ड। क्या हमें इसके साथ कोई ऐसा वर्ब मिल रहा है? हेल्पिंग वर्ब, जो कि बी फैमिली से है। जी इसके साथ साथ ही मिल रहा है बी, जो कि बेस फॉर्म है। इसका यह मतलब है कि यह सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? टेंस का कभी कोई बदलाव नहीं होगा। अब जो मॉडल लिखा है हम वही मॉडल लिखेंगे, तो इसका मतलब कैन होगा। अच्छा, कैन अपने साथ बेस फॉर्म लेता है, इसका मतलब जो बी सॉल्व्ड है इसको हम लोग बेस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? कैन सॉल्व लिखेंगे। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे कैन सॉल्व लिखा हुआ हो। यहां कैन सॉल्व है, यहां कैन सॉल्व है, यहां कैन के बाद सॉल्व कर दिया है, जो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एक मॉडल अपने साथ V3 नहीं ले सकता, गलत है। मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म होता है, इनकेस यू डोंट नो। कैन के साथ सॉल्व है, नहीं हो सकता। आंसर या तो 1 है या तो आंसर 2 है। आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि जब आप हु को चेंज करते हो पैसिव वॉइस में तो हमेशा बाय हुम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हु को जब आप चेंज करोगे तो वो चेंज होता है बाय हुम में। हमारा सवाल क्या था? बाय हुम। हम जब इसको चेंज करेंगे तो बाय हुम को हम डायरेक्टली हुम थोड़ी लिख सकते हैं। यहां पे हम हुम क्यों लिख रहे हैं, बात को समझना, आगे रटने वाली चीज नहीं है। हम यहां पे हुम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बाय एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट अलाउ करता है, इसलिए हम हुम लिख रहे हैं। यह बात आपने प्रोनाउन में पढ़ा होगा ना कि हु एक सब्जेक्ट है और हुम एक ऑब्जेक्ट है। हम यहां पे बाय हुम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बाय एक प्रीपोजिशन है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ही ले सकता है, इसलिए वहां बाय हुम लिखा हुआ है। तो यहां डायरेक्टली हुम कैसे लिखोगे? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, आंसर नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? 1। क्लियर है? नेक्स्ट, वॉज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ। लिखा हुआ है वॉज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ। क्या आपको फिर से क्वेश्चन मार्क दिख रहा है?
वही राम इज माई फ्रेंड, इज राम माई फ्रेंड वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के आगे, इसको उठा के पीछे। अब देखो मैं तो लिख के कर रहा हूं, आपको ये चीजें दिमाग में करनी है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगी चीज। क्या लिखा हुआ है, द पेंटिंग वॉज स्टोलन बाय द थीफ। लिखा हुआ है द पेंटिंग वॉज स्टोलन बाय द थीफ। अच्छा यहां क्या हमें वर्ब का तीसरा फॉर्म मिल रहा है, देखो तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, इसका मतलब वर्ब का तीसरा फॉर्म है। ठीक है, इसके साथ हमें क्या कोई वर्ब का बी का फॉर्म मिल रहा है जी, हाँ जी वॉज मिल रहा है ना, पास्ट फॉर्म है बी का, पास्ट फॉर्म है बी का। इसका यह मतलब है कि हमें बी प्लस वी थ्री तो यहां मिल गया, बी प्लस वी थ्री मिल गया, मतलब ये कौन से वॉइस में होना चाहिए, ये होना चाहिए पैसिव वॉइस में। ठीक है, अब अगर हमें इसे एक्टिव करना हुआ तो हम क्या करेंगे, हमने बी का कौन सा फॉर्म लगाया था, पास्ट टेंस का। चलो शुरू हो जाओ, अब बोलना मेरे साथ साथ। बेस फॉर्म क्या होता है, बी। प्रेजेंट टेंस क्या होता है, इज एम आर। पास्ट टेंस क्या होता है, वॉज और वर। V4 क्या होता है, मैं V4 ही लिख रहा हूं, V4 क्या होता है, बीइंग। V3 क्या होता है, बिन। ठीक है, हमने क्या यूज करना है, हमने यूज करना है पास्ट फॉर्म। इसका मतलब हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं V2, क्योंकि ये V2 होता है, राइट। यहां पे भी V2 यूज था, देख लो। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, V2 होगा। हमारा आंसर अगर V2 होगा, इसका मतलब स्टील, स्टोल, स्टोलन। आंसर क्या होगा, स्टोल। पर आपको स्टोल यहां पे मिलेगा नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन में बताया था। जब आप इसको इंट्रोगेटिव करोगे तो ये दो पार्ट में टूटेगा, किसमें, डिड और स्टील में, डिड और स्टील में, इसी में टूटेगा। तो हमारा सवाल डिड से स्टार्ट होना चाहिए, यहां वॉच से स्टार्ट है, और यहां पे बीइंग स्टोलन लिखा हुआ था, नहीं चाहिए था हमें। यहां डिड से स्टार्ट है, यहां वॉच से स्टार्ट है, यहां स्टीलिंग लिखा हुआ है, नहीं चाहिए हमें। अब दोनों में क्या ऑप्शन, क्या डिफरेंस है, डिड नॉट द थीफ स्टील द पेंटिंग, या ये सेंटेंस नेगेटिव था कि पॉजिटिव था, वाज द पेंटिंग स्टोलन बाय द थीफ, नॉट वर्ड कहां आया है, अपने मन से घर से थोड़ी लेके आएंगे। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, बाय हुम वाज द कॉफी मेड। देखो अब तो दो जो चीजें क्लियर हैं उनको मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूंगा। बाय हुम किस में बदलेगा, हुम में। देख लो चारों ऑप्शन में हु है, ठीक। अच्छा, वाज द कॉफी मेड लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज। मेन वर्ब क्या है, मेड। बोलो समझ पा रहे हो, ये मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, तीसरा। अब बहुत लोगों के दिमाग में अगर सर मेड तो V2 भी होता है, अभी समझाया था कि V2 बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब आ गया फिर वो V2 नहीं है, वो V3 है। और इसके पहले वॉज आया है, वॉज क्या है, बी का पास्ट टेंस, बी का पास्ट फॉर्म, यही तो है वॉज। इसका मतलब क्या हमें बी प्लस V3 मिल गया है, हाँ जी बी प्लस V3 मिल गया है। तो ये कौन से वॉइस में होगा, एक्टिव में कि पैसिव में, ये होगा पैसिव। हमें इसको चेंज करना है, कौन से टेंस में चेंज करेंगे, हम इसको पास्ट फॉर्म में चेंज करेंगे, जिसका मतलब है V2 में चेंज करेंगे। V2 में ही क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वॉज बी का V2 है, इसलिए हम इसको V2 में ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेड का V2 क्या हो जाएगा, मेड। क्या हमें कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, अनलेस ये V2 है, ये अपने साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर सेंटेंस अलाउ करें तो हम इसको डिड और मेक में तोड़ सकते हैं, जैसा हमने प्रीवियस दो क्वेश्चन में देखा है। इसके अलावा कुछ नहीं होगा, मतलब हमारे आंसर में या तो मेड होगा या तो डिड मेक होगा। हैज मेड लिखा है, गलत है। मेक्स लिखा है, गलत है। हैड मेड लिखा है, गलत है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखो हो सकता है कि ये तरीका आपको शुरू शुरू में थोड़ा सा लेंदी लगे, आपको ऐसा लगे कि जो मुझे पता है मैं उससे ज्यादा जल्दी बना ले रहा हूं, पर यकीन जानो इस वीडियो के एंड होते होते आप इस तरीके से ट्रेंड हो जाओगे कि अब जो मुझे दिखता है सिर्फ वर्ब, आपको भी वही दिखना स्टार्ट होगा, सिर्फ वर्ब, और फिर एक्यूरेसी की 101% गारंटी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, वुड पिज्जा और बर्गर रैदर बी ईटन बाय यू। लिखा हुआ है वुड पिज्जा और बर्गर रैदर बी ईटन, मुझे फिर से क्या दिख रहा है, खाली वर्ब दिख रहा है। अच्छा, ईटन, ईट, एट, ईटन, इसका मतलब ये वर्ब का तीसरा फॉर्म है। क्या इसके पहले हमें बी दिख रहा है, बिल्कुल साफ साफ बी दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन से फॉर्म में है, ये पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हमें बी प्लस V3 मिल गया है, क्या बी प्लस V3 मिल गया है, लेकिन बी जो है वो बी में ही छूटा हुआ है। इसका मतलब ये जरूर है कि जब ये एक्टिव रहा होगा तो हमने बेस फॉर्म यूज किया होगा। जैसे V1 को जब चेंज करते हैं तो बी प्लस V3 में ये इज एम आर रहता है, क्योंकि इज एम आर ही V1 V5 है। जब हम V2 को चेंज करते हैं बी प्लस V3 में तो यहां पे वॉज ओवर रहता है, क्योंकि हमें बी का V2 चाहिए। इसी तरीके से अगर हम लोग बी फॉर्म को बी प्लस V3 में चेंज करें तो बी का बी ही छूटेगा ना, क्योंकि हम जिसको चेंज कर रहे हैं वो भी बेस फॉर्म में। इसका मतलब हम पैसिव में बेस फॉर्म रखेंगे। तो हमें चाहिए कि हमारे सवाल में केवल ईट लिखा हो, केवल बेस फॉर्म हो, उसके अलावा कुछ ना हो। ठीक है, आ जाओ। यहां ईटन लिखा हुआ था, यहां ईट लिखा हुआ था, यहां एट लिखा हुआ था, V2 नहीं चाहिए, हमें ईट चाहिए।
अब दो ऑप्शन बचे हैं, वुड यू ईट पिज्जा और बर्गर और वुड यू रैदर ईट पिज्जा और बर्गर। देखो इसमें हमें और कोई चेंज नहीं करना, जितना चेंज वर्ब अलाउ करता है या जितना चेंज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अलाउ करता है। किसी शब्द को जोड़ देना, किसी शब्द को हटा लेना, ये हमारे कैपेसिटी में नहीं है। तो यहां रैदर लिखा हुआ था, हम क्यों रैदर को हटाएंगे? नहीं कर सकते ना ऐसा। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 10, वी होप दैट वी शैल विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। लिखा हुआ है वी होप दैट वी शैल विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। देखो अच्छा सवाल है, रटा रटाया सवाल है। हालांकि बहुत बार आपको ऐसे किस्म के वर्ब्स देखने को मिलेंगे जो कि इनट्रांजिटिव होंगे। इनट्रांजिटिव का मतलब है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे कि होप एक ऐसा वर्ड है जिसपे ऑब्जेक्ट नहीं होता, टेस्ट एक ऐसा वर्ड है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हमेशा ऑप्शन से क्वेश्चन काटना, ठीक है। हालांकि आप अगर याद करना चाहते हो तो मैं याद करने के लिए आपको बोल दे रहा हूं, हैविंग सेड दैट ये हर जगह लागू नहीं होगा, इसीलिए मैं रटवाना नहीं चाहता, पर फिर भी चूंकि किताबों में ऐसा दिया है। जब इंट्रांजिटिव हो तो आमतौर पर डमी सब्जेक्ट इट लगा के इट इज करके बना दिया जाता है। जैसे आपने सुना होगा इट इज बिलीव्ड दैट, ऐसा माना जाता है। इट इज होप्ड दैट, ऐसी उम्मीद की जाती है। एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सुगर इट्स स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। तो आमतौर पर क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में ना, डमी इट लगा के काम चला लिया जाता है। ऑप्शन देखोगे तो तुरंत कटेगा। जैसा भी मैंने बोला था कि कोई शब्द हटाना या लगाना हमारी कैपेसिटी में नहीं है। तो यहां पे लिखा था इट इज श्योर, कहां से आ गया ये? क्वेश्चन में तो है नहीं, लिखा हुआ वी होप दैट वी शैल विन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। श्योर टर्म तो आया नहीं है, एक्सपेक्टेड टर्म कहां से आ गया? गलत है। इसका मतलब ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकता। अच्छा आगे बढ़ेंगे, वी होप दैट। अब हमारा जो एक्चुअली ट्रांजिटिव वाला पार्ट है वो तो ये है, तो हमें उसको ही चेंज करना है। आओ भाई साहब चेंज कर लेते हैं। उम्मीद करता हूं आपको मजा आ रहा है, मैं कुछ नया सिखा पा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है? वी शैल विन द मैच। अच्छा वर्ब का कौन सा फॉर्म है? बेस फॉर्म है। इसका मतलब क्या ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है? जी बिल्कुल एक्टिव वॉइस में। पैसिव होता तब तो V3 होता। यहां लिखा हुआ है बेस फॉर्म। बेस फॉर्म के साथ क्या आया है? शैल आया है। तो हम लोग जब भी मॉडल को चेंज करते हैं, मॉडल अपने बाद हमेशा क्या लेता है? बेस फॉर्म लेता है एक्टिव वॉइस में। हम जब भी इसको चेंज करेंगे तो क्या, रटने वाली बात नहीं, फिर से समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। जो मॉडल आया है वो मॉडल यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया था। V3 तो फिक्स्ड है। यहां पे बी का कोई फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा? जो एक्टिव वॉइस पे लिखा हुआ है। एक्टिव वॉइस में कौन सा फॉर्म लिखा हुआ है? बेस फॉर्म। तो हम कौन सा फॉर्म लगाएंगे? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म क्या होता है? बी का बी ही होता है। तो मॉडल प्लस बेस फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं? मॉडल प्लस बी प्लस V3 में। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या लगेगा? शैल लगेगा, शैल के बाद बी लगेगा, बी के बाद वॉन लगेगा। तो हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें शैल बी वॉन है लिखा हुआ। इट इज होप दोनों जगह पे था, पर यहां पे वॉज वॉन लिखा हुआ है। गलत है या नहीं है? शैल बी वॉन लिखा हुआ है, सही होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 11, द मेसोपोटामियंस इन्वेंटेड द डेसिमल सिस्टम। इन्वेंटेड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। मैं दूसरा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्वेंट, इन्वेंटेड V2 भी होता है, V3 भी होता है। अगर ये V3 होता है इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब होता। मैं बार बार एक चीज इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर ये V3 होता तो इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब होता, ऐसा नहीं है। इसका मतलब हमें V2 चाहिए। अच्छा V2 अगर ये है तो ये कौन से टेंस में है? पास्ट टेंस में है। और ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो हम B प्लस V3 यूज करेंगे। बोलो हाँ। ये B कौन से फॉर्म में आएगा हम डिसाइड करेंगे, हम और तुम डिसाइड नहीं करेंगे। ये डिसाइड करेगा वर्ब कौन से फॉर्म में पहले लिखा हुआ था। तो वर्ब था पास्ट टेंस में, तो हम इसे भी रखेंगे पास्ट टेंस में। जब हम पास्ट टेंस में रखेंगे तो क्या बनेगा? वॉज या वर प्लस V3। क्या बनेगा? वॉज या वर प्लस V3। आ जाओ। इसका मतलब हमें वॉज या वर इन्वेंटेड चाहिए। यहां इज इन्वेंटेड है, गलत है। यहां हैज बीन इन्वेंटेड है, गलत है। यहां वॉज इन्वेंटेड है, यहां इज इन्वेंशन है, गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। दे कैंसल्ड द मीटिंग ड्यू टू बैड वेदर। मुझे कैंसल्ड दिख रहा है यहां का मेन वर्ब, आपको भी दिख रहा होगा कैंसल्ड यहां का मेन वर्ब। कौन से फॉर्म में है? वर्ब के दूसरे फॉर्म में। चेंज करेंगे तो ये B प्लस V3 में जाएगा। ये B कौन से फॉर्म में होगा? पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में क्यों होगा? क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही पास्ट टेंस में था, V2 में था। इसका मतलब हम ढूंढ रहे हैं वॉज या वर, और उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं कैंसल्ड। सो वॉज या वर कैंसल्ड। इज कैंसल्ड नहीं हो सकता, इज नहीं हो सकता। वॉज द कर्स कैंसल्ड, दे कैंसल्ड लिखा हुआ है, कैंसल्ड तो नहीं हो सकता। वॉज कैंसल्ड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आर नेवर सॉल्व्ड डेली बाय हिम। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसके द्वारा रोज सॉल्व नहीं किए जाते। मेन वर्ब पकड़ो। मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? सॉल्व्ड।
सॉल्व, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड, इसका मतलब ये V3 हो सकता है। कंफर्म करने के लिए इसके पहले वाला हेल्पिंग वर्ब देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब आया होगा तो ये डेफिनेटली V3 होगा, वरना ये V2 होगा। आगे क्या कोई हेल्पिंग वर्ब है? बिल्कुल है। क्या है? R। अच्छा, R प्लस V3 है तो मैं क्या बोलूं कि B प्लस V3 मिल गया है हमें, और ये B क्या है? ये प्रेजेंट टेंस है, राइट? प्रेजेंट टेंस में, तभी तो यहां पे R लिखा हुआ है। इसका ये मतलब है कि B प्लस V3 मिल गया है, तो ये कौन से वॉइस में होगा? ये पैसिव वॉइस में। हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में। अच्छा, एक्टिव वॉइस में जो वर्ब का फॉर्म होगा वो कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा बी का क्या फॉर्म यहां पे यूज था, तो बी का प्रेजेंट टेंस का फॉर्म यूज था, तो हम भी इसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। प्रेजेंट टेंस कौन होता है? या तो V1 होता है या तो V5 होता है। मेन वर्ब क्या था? सॉल्व। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें या तो सॉल्व लिखा हुआ हो या तो सॉल्व्स लिखा हुआ हो। ऑप्शन पे आते हैं सॉल्व्स, सॉल्व्स, सॉल्व्ड, सॉल्व। गलत है। अच्छा, ये क्यों गलत है वो भी बताना पड़ेगा, देख लो। यहां सॉल्व लिखा हुआ था, ये क्यों गलत है? क्योंकि ही सिंगुलर है, इसके साथ हमेशा वर्ब का पांचवा फॉर्म आना चाहिए, सिंगुलर फॉर्म आना चाहिए, ये तो नहीं हो सकता। फिर आंसर आगे बढ़ेंगे। ही नेवर सॉल्व्स, ही सॉल्व्स नेवर। सही क्या है? ही नेवर सॉल्व्स। नेवर एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आता है, ये मैं अपने एरर वाले वीडियोस में पहले आपको बता चुका हूं। ये गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 14, द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। अब जो बच्चे यहां तक मुझे देख रहे हैं, अब आप धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट कर चुके होंगे, ठीक है? लिखा हुआ है द बुक वॉज रिटन बाय द ऑथर ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years। रिटन क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। वर्ब का तीसरा फॉर्म है, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? इसके साथ हमने बी यूज किया हुआ है, बी का फॉर्म यूज किया हुआ है, और ये कौन से फॉर्म में है? ये पास्ट में। अब मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं, ठीक है? मैंने क्या देखा कि यहां पे V3 था। क्यों मैंने ऐसा बोला कि ये पैसिव वॉइस में है सेंटेंस? क्योंकि इसके साथ बी का भी फॉर्म था। बी का कौन सा फॉर्म था? पास्ट वाला फॉर्म था। इसका ये मतलब है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। हमें इसको चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हम कैसे चेंज करेंगे? हमने पास्ट ऑफ बी प्लस V3 यूज किया था ना पैसिव के लिए, तो जब एक्टिव करेंगे तो भी तो पास्ट यूज होगा। किसका पास्ट यूज होगा? मेन वर्ब का। मेन वर्ब क्या था? रिटन। V2 क्या होता है? रोट। इसका मतलब वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां रोट लिखा हुआ हो। यहां रोट है, आगे आ जाओ, राइट है, गलत है। बीइंग रिटन है, गलत है। वॉज रिटन है, गलत है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। अगर आपने नोट किया है, हम क्वेश्चन नंबर 14 तक पहुंच चुके हैं, पर एक भी क्वेश्चन में मैंने अभी तक पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ा है, एक में भी नहीं। आगे आने वाले बहुत सारे सवाल हैं, उसमें से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसमें मुझे सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। अभी समझ में आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूं कि टाइम बहुत बचेगा एग्जाम में, इसलिए बोल रहा था। आगे, इट इज टाइम टू टेक टी। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है इट इज टाइम, ये तो एक फ्रेज है जिसका मतलब है यह वह समय है। टू टेक टी, यहां पे मेन वर्ब के फॉर्म में टू टेक लिखा हुआ है, टू प्लस V1। इसको हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव कहते हैं। इसका थोड़ा सा डिफरेंट पैसिव बनता है। क्या बनता है? ध्यान देना। इन्फिनेटिव का पैसिव बनता है कि जहां पे भी आप 2 प्लस V1 यूज करोगे, आप जब इसको पैसिव करोगे तो वो हो जाएगा 2 प्लस, क्या लिख दिया, ये हो जाएगा 2 प्लस B प्लस V3। ठीक है, जब भी आप इन्फिनेटिव को पैसिव करेंगे तो हमेशा बनेगा 2 प्लस B प्लस V3। तो अगर हमारे सवाल में लिखा है टू टेक, तो जब हम इसे चेंज करेंगे हो जाएगा टू बी टेकन। क्या हो जाएगा? टू बी टेकन। यहां लिखा है टू बी टेकन, यहां लिखा है टेक, गलत है। यहां टू बी टेकन, यहां हैव बीन टेकन, गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 1 और 3। पढ़ लेते हैं दोनों में क्या अंतर। लिखा इट इज टाइम द टी हैज टू बी टेकन। ऊपर कहीं हैज या हैव का जिक्र किया गया था क्या? क्या कोई हेल्पिंग वर्ब हमने यूज किया था क्या? नहीं। अपने मन से ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। इट इज टाइम फॉर द टी टू बी टेकन, ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डिड द कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ। लिखा हुआ है डिड द कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ। क्या आपको यहां पे डिड दिख रहा है? डिड वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? दूसरा। हमें वर्ब का तीसरा चाहिए पैसिव बनाने के लिए। इसका यह मतलब है ये सेंटेंस पैसिव में नहीं है, ये सेंटेंस एक्टिव में है। हमसे पूछा जा रहा है इसका पैसिव क्या होगा। ठीक है, चेंज कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन मार्क वाला है ना, तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं फिर से इसको सीधा कर लें एक बार, तो क्या हो जाएगा? द कंपनी, ये आपको दिमाग में करना है, एग्जाम में वहां करने मत बैठ जाना। डिड लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट लास्ट मंथ, आगे मैं लिख नहीं रहा। अच्छा, इस सेंटेंस को हम और सिंपल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल और सिंपल कर सकते हैं। कैसे? द कंपनी लॉन्च्ड अ न्यू प्रोडक्ट, कर सकते हैं। चलो
कर लिया। अब हमने यहां पे लिख दिया है लॉन्च्ड। वर्ब का कौन सा फॉर्म है? V2। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अगर मैं आपको बोलूं कि इसको चेंज कर दो पैसिव वॉइस में, क्योंकि हमारा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था, तो पैसिव में वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? बी प्लस V3। बी कौन सा फॉर्म लेगा? एक्टिव वॉइस कौन से टेंस में? पास्ट टेंस में। तो ये भी कौन सा टेंस लेगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस लेगा तो क्या होना चाहिए? वॉज या वर होना चाहिए। वॉज या वर प्लस V3 होना चाहिए। वॉज या वर प्लस V3 होना चाहिए। यहां पे डिड लिखा हुआ है, ये तो V2 रह जाएगा, नहीं चाहिए। यहां वॉज लिखा हुआ है, यहां डिड लिखा हुआ है, V2 रह जाएगा, नहीं चाहिए। हमें वॉज या वर प्लस V3 चाहिए। अच्छा, वॉज यहां भी लिखा हुआ है। अच्छा, V3 दोनों में है क्या? लॉन्च्ड। लॉन्च्ड बिल्कुल दोनों में V3 है। आगे बढ़ेंगे। यहां पे क्या लिखा था? डिड द कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। द कंपनी क्या था? सब्जेक्ट। यहां से भी देख सकते हो द कंपनी क्या था? सब्जेक्ट। अ न्यू प्रोडक्ट क्या था? ऑब्जेक्ट। अ न्यू प्रोडक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। अच्छा, वो रूल याद है पैसिव का? पहला वाला सबसे सिंपल, ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में द कंपनी को द कंपनी छोड़ दिया, लिखा हुआ वॉज द कंपनी लॉन्च्ड। कंपनी को लॉन्च किया गया क्या? एक नए प्रोडक्ट के द्वारा? नहीं, एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया कंपनी के द्वारा, जिसका मतलब यह है कि यहां पे द कंपनी नहीं होना चाहिए, द कंपनी बाय के बाद होना चाहिए। तो ये वाला सेंटेंस तो गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। 17, इट हैज बीन डन बाय देम। क्या लिखा हुआ? इट हैज बीन डन। क्या ये डन वर्ब का तीसरा फॉर्म है? जी बिल्कुल है। क्या इसके साथ हमें बी का कोई फॉर्म दिख रहा है? हाँ जी साहब, बिल्कुल दिख रहा है, बिन दिख रहा है। बिन क्या होता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, बी का तीसरा फॉर्म होता है। इसका मतलब ये वाला कौन से टेंस, कौन से वॉइस में है साहब? पैसिव वॉइस में। हमें किस में चेंज करना है? एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। बहुत आसान है। कैसे? देखो, जो हेल्पिंग वर्ब आया है वो तो वही रहेगा। मतलब अगर हमारे सवाल में हैज लिखा हुआ है तो हम उसके जवाब में भी हैज या हैव भी रख सकते हैं। मैंने हैव को क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि हैज और हैव एक ही परिवार का है, अंतर बस ये है कि एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो सब्जेक्ट तो चेंज हो सकता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जब आप सब्जेक्ट चेंज करोगे तो नंबर भी बदल सकता है ना, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, प्लूरल सिंगुलर हो सकता है। तो हैज और हैव की लिबर्टी तो हम ले ही सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे क्वेश्चन में अगर हैज लिखा था तो हमारे जवाब में भी या तो हैज बनेगा या तो हैव बनेगा। यह बात क्लियर है। दूसरा, अब आ जाओ, मेन वर्ब किस फॉर्म में होगा? मेन वर्ब उसी फॉर्म में होगा बी जिस फॉर्म में लिखा है। तो बी की जगह पे यहां क्या लिखा हुआ था? बिन, जो वर्ब का तीसरा फॉर्म था। तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस में रखेंगे तो हम भी मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? V3 यूज करेंगे। इसका मतलब डू का क्या बनेगा? डन। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे हैज या हैव प्लस डन लिखा हुआ है। यहां लिखा हुआ है हैज डन, हैव डन, डिड लिखा हुआ है, गलत है। हैड डन गलत है, हैड नहीं चाहिए हमें, हैज या हैव चाहिए। अच्छा, दे के साथ कभी हैज लगता है क्या? दे तो प्लूरल है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोफेसर असाइंस द होमवर्क एवरी वीक। लिखा हुआ है द प्रोफेसर असाइंस। मेन वर्ब क्या है? असाइंस। कौन से टेंस में है? प्रेजेंट टेंस में। वर्ब का पांचवा फॉर्म है प्रेजेंट टेंस में, राइट। क्या यहां पे V3 यूज था? नहीं था। इसका मतलब ये कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। तो इसको पैसिव करना पड़ेगा। पैसिव कैसे करते हैं? जब हम प्रेजेंट टेंस का जो मेन वर्ब का जो फॉर्म है उसको जब हम चेंज करते हैं बी प्लस V3 में, पैसिव करने के लिए बी प्लस V3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इसको प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। फिर से याद दिला रहा हूं अगर भूल गए इतनी देर में तो। बेस फॉर्म क्या है? बी। प्रेजेंट टेंस क्या है? इज एम आर। पास्ट टेंस क्या है? वॉज या वर। V3 क्या है? बिन। V4 क्या है? बीइंग। हमें क्या चाहिए? हमें इज एम आर चाहिए। चलो लगा दिया इज एम आर, और उसके साथ क्या लगेगा? V3। तो हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें इज एम आर के बाद V3 लगा हुआ है। यहां असाइंस है, गलत है। यहां विल बी असाइंड है, गलत है। इज असाइनिंग है, गलत है। इज असाइंड है, आंसर होगा। कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ेंगे। समवन हैज पिक्ड सुमन्स पॉकेट। क्या यहां पे वर्ब का तीसरा फॉर्म है? हाँ जी साहब, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। क्या इसके साथ बी फैमिली का कोई भी हेल्पिंग वर्ब है? यहां हैज लिखा हुआ है। जरा बी की फैमिली देखना, अभी जस्ट पढ़ाया था। इसमें कहां पे आपको हैज दिख रहा है? बी, इज एम आर, वॉज वर, बिन, बिंग, कहीं पे भी हैज नहीं है। इसका मतलब यहां का हैज हेल्पिंग वर्ब है। हमें हेल्पिंग वर्ब से मतलब नहीं, हमें बी के फॉर्म से मतलब है। क्या इसके पहले कोई बी का फॉर्म दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। तो ऐसे V3 देख के ना अंदाजे से इसको पैसिव मत बोल देना। पहले देखो, सिर्फ V3 होना पैसिव नहीं कहलाता, बी प्लस V3 होना पैसिव कहलाता है। बी का फॉर्म तो यहां पे है ही नहीं। इसका मतलब सेंटेंस किस में है? एक्टिव वॉइस में। ठीक है। अच्छा, अभी जस्ट मैंने राम कहानी कही थी कि अगर यहां पर हेल्पिंग वर्ब लिखा है तो जो हेल्पिंग वर्ब लिखा है हम उसी परिवार का कोई हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो हमारे आंसर में भी या तो हैज होगा या तो हैव होगा। ये बात तो फिक्स हो गई। अच्छा, अब जब हम मेन वर्ब को करेंगे पैसिव तो हमें बी प्लस V3 बनाना पड़ेगा। तो मेन वर्ब को पैसिव करने के लिए बी प्लस V3 बनाना पड़ेगा। ये बी किस फॉर्म में होगा डिपेंड करता है क्वेश्चन किस फॉर्म में है। क्वेश्चन तो V3 था, पिक तो V3 होता है,
हैज हैव के बाद V3 लगता है। इसका मतलब यह है कि हम भी जब इसको चेंज करेंगे तो ये V3 प्लस मतलब बी का फॉर्म का V3 प्लस V3 लगेगा, जिसका मतलब है बिन लगेगा। बी अपने V3 फॉर्म में क्या बनता है, बिन बनता है, और उसके बाद क्या लगेगा, V3 लगेगा। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें हैज हैव हो, उसके बाद बिन हो, उसके बाद V3 हो। V3 क्या होगा, पिग्ड। आ जाओ, हैज बिन पिग्ड हो सकता है। हैड कहां से आ गया भाई, टेंस का चेंज तो अलाउड नहीं है। हैज बीइंग, बीइंग नहीं चाहिए, देख लो हमें बिन चाहिए, गलत है। यहां बिन पिग्ड तो था, पर हैज या हैव खा गए, हैज और हैव। अपने मन से हेल्पिंग में थोड़ी ना हटा सकते हैं। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 20, एन इंक्वायरी इज डिमांडेड बाय अस। अच्छा, डिमांडेड क्या है, वर्ब का कौन सा फॉर्म, तीसरा। इसके साथ क्या कोई बी फैमिली का वर्ब आया है, जी बिल्कुल इज आया है। इज प्लस V3 है, जिसका मतलब है बी अपने प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट फॉर्म में है, और उसके साथ V3 आया है। बी का प्रेजेंट फॉर्म और उसके साथ V3। कौन से टाइप में है ये, एक्टिव में है कि पैसिव में है, डेफिनेटली पैसिव में है। जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसके मेन वर्ब को प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। प्रेजेंट टेंस में रखने का क्या मतलब है, या तो V1 को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, या तो V5 को प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। तो हम ढूंढ रहे हैं या तो डिमांड लिखा हुआ हो या तो डिमांड्स लिखा हुआ हो। यहां पे डिमांड है, यहां मे डिमांड है। मे कहां से आ गया भाई साहब, आर डिमांडिंग है, विल डिमांड है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 21, योर मदर टीचेस अस लिटरेचर। टीचेस वर्ब का 5वां फॉर्म, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस। V3 नहीं है तब तो पक्का एक्टिव वॉइस है। अच्छा, ये अभी टीचेस वर्ब का 5वां फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस में है। तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो प्रेजेंट टेंस में हम लोग क्या यूज करते हैं, या तो V1 या तो V5, जिसका मतलब है या तो इज लगेगा, या तो M लगेगा, या तो R लगेगा, और उसके साथ V3 लगेगा। यही तो होगा। तो आ जाओ, हम ढूंढ रहे हैं इज एम आर प्लस टॉट। V3 होता है टॉट, सो यहां पे टॉट तो है, इसके साथ इज एम आर नहीं है। हैज बिन टॉट, हैज बिन कहां से आ गया, इज टॉट, दो जगह पे हमें इज टॉट मिल रहा है। अब आ जाओ फिर से, और कुछ कटेगा क्या। यहां लिखा हुआ था योर मदर, जो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट था। तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो ये तो बाय के बाद जाना चाहिए, बाय के बाद जाना चाहिए ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां पे योर मदर से ही स्टार्ट कर दिया, मतलब सब्जेक्ट ही रहा। ठीक है, कि योर मदर इज टॉट, तुम्हारी माता जी को ही पढ़ाया जाता है। गलत है या नहीं है, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, द लिटिल बॉय कॉल्ड अप हिज बेस्ट फ्रेंड ऑन हिज बर्थडे। लिखा है द लिटिल बॉय कॉल्ड अप, कॉल्ड वर्ब का दूसरा फॉर्म है। इसका मतलब यह है कि ये वाला कौन से वॉइस में है, पैसिव वॉइस में। ये V3 नहीं है क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो B प्लस V3 बनाना पड़ेगा। अच्छा, ये B अपना कौन सा फॉर्म लेगा, जिस फॉर्म में ये है। कौन से फॉर्म में है, वॉज या वर के फॉर्म में, मतलब V2 के फॉर्म में। तो हम वॉज या वर करेंगे, तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं हमारे ऑप्शंस में कि वॉज या वर लिखा हो और उसके बाद कॉल्ड लिखा हो। वॉज या वर प्लस कॉल्ड, यहां हैज बीन, गलत है। वॉज बीइंग है, बीइंग की जरूरत नहीं है। वॉज कॉल्ड है, इज कॉल्ड तो नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, टॉल प्रोमिसेस वर बीइंग मेड बाय इच कैंडिडेट। अच्छा, मेड क्या है, वर्ब का तीसरा फॉर्म है। क्या इसके साथ कोई बी के फैमिली का वर्ड आया है, जी बिल्कुल, बी V4 में आया है और उसके साथ V3 है। इसका मतलब ये कौन से टेंस में है, ये कौन से फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में। हम इसे एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा, एक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, एक्टिव यहां पे हमारे क्वेश्चन में बीइंग लिखा हुआ था। बीइंग क्या था, बीइंग बी का V4 था। तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमें इसके मेन वर्ब को V4 में रखना पड़ेगा। मेन वर्ब क्या था, मेड। बेस फॉर्म क्या है, मेक। V4 क्या है, मेकिंग, राइट। तो सबसे पहले तो हमारे क्वेश्चन में मेकिंग होगा। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब क्या लिखा हुआ था, वर। तो जो हेल्पिंग वर्ब तो वही लिखते हैं, तो या तो हम वॉज लिखेंगे या तो हम वर लिखेंगे और उसके साथ मेकिंग लगा देंगे। अब आप बोलोगे सर वॉज के साथ वर के साथ वॉज कैसे आ गया, अभी बताया था, सिंगुलर प्लूरल की लिबर्टी लेनी पड़ेगी, तो वॉज या वर लगेगा और उसके साथ क्या होगा, मेकिंग। यहां लिखा हुआ वॉज मेकिंग, यहां मेड तो चाहिए ही नहीं, कैन मेक नहीं चाहिए, हैज मेड नहीं चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर 1। इसके पहले भी आप ऐसे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व करते होंगे, आज के बाद शायद आप रीजनिंग के साथ सॉल्व करोगे कि ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, अगर आपने पहले इस तरीके से नहीं पढ़ाया, दो आई एम अज्यूमिंग की बहुत सारे बच्चों ने इसी तरीके से पढ़ा होगा, क्योंकि करेक्ट तरीका यही है। पर अगर नहीं पढ़ा है तो कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है, यू नो द ड्रिल। चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अब कुछ बच्चे बड़ा ही प्यारा कमेंट करते हैं कि सर चैनल बहुत अच्छा है आपका, पढ़ाते बहुत अच्छा है आप, पर अभी शेयर नहीं करेंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कोई बात नहीं, आप मत करो भी शेयर, कंपटीशन मत बढ़ाओ, नौकरी ले लो। नौकरी हो जाने के बाद ऐसे भी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है।
जब इंटरव्यू दोगे रेबो सर के पास या कहीं पे भी, तो बस कह देना कि इंग्लिश की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, 1% इंग्लिश की प्रैक्टिस मेरे चैनल से करिए, मेरा चैनल ऐसे ही फिर बहुत प्रमोट हो जाएगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, ऐसा करने की जरूरत नहीं, आई डोंट नीड द क्रेडिट। अगर हेल्प हो रही है मैं इसी से खुश हूं। द कार वॉज मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी इन अ फैक्ट्री ओवरसीज। क्या लिखा हुआ है? वॉज मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। क्या इसके साथ हमें कोई बी फैमिली का वर्ड मिल रहा है? जी बिल्कुल, वॉज मिल रहा है। ये कौन सा टेंस में है भाई साहब? पास्ट टेंस में। इसका मतलब ये है, अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लोग इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो मेन वर्ब हमेशा पास्ट टेंस में होगा। पास्ट टेंस में केवल एक ही फॉर्म होता है, V2। इसका मतलब हम जो भी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चर्ड लिखा होना चाहिए, V2 लिखा होना चाहिए। अच्छा, V2 कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लेता, इसका मतलब और कोई वर्ड इसके साथ नहीं होना चाहिए। यहां पे मैन्युफैक्चर है, नहीं होगा आंसर। ये पैसिव वॉइस में था, बताने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चर्ड है, मैन्युफैक्चर्ड उसका बीइंग लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। मैन्युफैक्चर्ड उसका वॉज लिखा हुआ है, नहीं चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 25। ऑस्टिन केप्ट द केक इन द रेफ्रिजरेटर। केप्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। केप्ट वर्ब का दूसरा फॉर्म है, तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो क्या बनेगा? बी के साथ V3। ये बी किस फॉर्म में लेंगे? हम V2 में लेंगे, जिसका मतलब है हम क्या ढूंढ रहे हैं? वॉज या वर, और उसके साथ केप्ट, राइट। सो वॉज केप्ट, वॉज बीइंग केप्ट नहीं चाहिए, इज केप्ट नहीं चाहिए। अब दोनों में से क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। द केक वॉज केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर बाय ऑस्टिन, द केक वॉज केप्ट इन द ऑस्टिन। अच्छा, ऑस्टिन के अंदर केक रखा गया रेफ्रिजरेटर के द्वारा, मतलब फ्रिज के द्वारा ऑस्टिन के अंदर केक रख दिया गया। गलत है ना? आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 26। अ रिमार्केबल डिस्कवरी वॉज मेड। मेड क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसके साथ क्या कोई बी फैमिली का वर्ड आया है? जी बिल्कुल, वॉज आया है। वॉज मेड लिखा हुआ है, जिसका मतलब है हम बी को V2 के फॉर्म में रख रहे हैं, बी को V2 के फॉर्म में रख रहे हैं। इसका मतलब जो हमारा एक्टिव वॉइस में रहा होगा वो तो मेड ही रहा होगा। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए इसके साथ। मेड लिखा है, इज मेड लिखा है, गलत है। मेड लिखा है, मेड लिखा है, ठीक है। अब फिर से वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कटेगा। बाय के बाद क्या लिखा था? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में था ना, पैसिव वॉइस में था, बी प्लस एजेंट, बी प्लस V3 था। तो बाय के बाद क्या लिखा है? एजेंट, एजेंट या ऑब्जेक्ट, यही उठ के आगे गया होगा और सब्जेक्ट बनेगा एक्टिव वॉइस में, राइट। तो हमारा आंसर द साइंटिस्ट से स्टार्ट होना चाहिए। यहां लिखा हुआ द डिस्कवरी, गलत है। द साइंटिस्ट, द रिमार्केबल साइंटिस्ट। अच्छा, यहां पे ये जो रिमार्केबल वर्ड था, ये एडजेक्टिव इस डिस्कवरी के लिए आया था ना। जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, अपने वर्ड अपने मन से ना कोई वर्ड जोड़ सकते हैं, ना अपने मन से कोई वर्ड हटा सकते हैं। तो क्या हम रिमार्केबल को यहां से उठा के इसके आगे कर देंगे अपने मन से? नहीं कर सकते ना ऐसा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। द बॉय विल ब्रिंग द कॉफी। विल के बाद बेस फॉर्म है, विल के बाद बेस फॉर्म, V3 नहीं है ना, इसका मतलब ये तो एक्टिव वॉइस में है। जब हम इसको पैसिव करेंगे तो हम क्या करेंगे? विल तो देखो मॉडल है, तो जो है वही रहेगा। इसके साथ हम क्या करेंगे? बी का फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ V3 लगाएंगे। अच्छा, बेस फॉर्म है, इसका मतलब बी ही छूटेगा, क्योंकि बी बेस फॉर्म होता है, और उसके साथ V3 लगेगा। तो हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे लिखा हो विल बी ब्रॉट, ठीक है। विल बी ब्रॉट, वुड हैव बीन ब्रॉट, गलत है। विल हैव बीन, गलत है। मस्ट हैव बीन, गलत है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? 28। द इंडियन आर्मी एयरलिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन। वर्ब क्या है यहां पे? एयरलिफ्टेड। एयरलिफ्ट का मतलब होता है जब कहीं पे कोई लोग फंसे हो ना, तो जाकर उनको हवाई तरीके से उठाना, हेलीकॉप्टर की मदद से उठाना, प्लेन की मदद से उठाना, उसको एयरलिफ्ट कहा जाता है। देखो ना, तोड़ना, एयर मतलब हवा, लिफ्ट मतलब उठाना। सो द इंडियन आर्मी एयरलिफ्टेड थाउजेंड्स ऑफ पीपल फ्रॉम यूक्रेन। एयरलिफ्टेड वर्ब का कौन सा फॉर्म? दूसरा। चेंज करेंगे किसमें? वॉज या वर प्लस V3 में। वॉज या वर क्यों? क्योंकि हमें बी प्लस V3 चाहिए था, और बी का पास्ट टेंस वॉज या वर होता है। तो हमें चाहिए वॉज या वर प्लस एयरलिफ्टेड। आर एयरलिफ्टेड, वर एयरलिफ्टेड, हैव बीन एयरलिफ्टेड, हैड बीन एयरलिफ्टेड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29। द स्नेक वॉज किल्ड बाय श्याम। वॉज किल्ड लिखा हुआ, जिसका मतलब है हमने पास्ट फॉर्म यूज कर लिया बी का, हमने पास्ट फॉर्म यूज कर लिया बी का, और उसके साथ V3 लगा दिया। तो जब हम इसको एक्टिव वॉइस में रखेंगे, अब ये कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। जब हम इसे एक्टिव वॉइस में रखेंगे तो हम क्या करेंगे? हम पास्ट फॉर्म में यूज करेंगे। पास्ट फॉर्म क्या होता है? V2 होता है। तो किल का V2 क्या होता है? किल्ड होता है। हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें किल्ड हो और केवल किल्ड हो, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो।
हैड किल्ड है, हैज किल्ड है, किल्स है। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30, वॉज द बुक रिटन बाय एन अननोन ऑथर? फिर से क्वेश्चन मार्क, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं सीधा कर देता हूं उसको। क्या लिखा हुआ है? द बुक वॉज रिटन बाय एन अननोन ऑथर, जो भी था क्वेश्चन आगे। ठीक, क्या लिखा हुआ है? वॉज रिटन। क्या हम रिटन को V3 बोल सकते हैं? जी बिल्कुल बोल सकते हैं। क्या हम वॉज को बी का पास्ट फॉर्म बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। इसका मतलब हमें बी प्लस V3 मिल गया है ना। तो ये सेंटेंस कौन से फॉर्म में है? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। हमसे पूछा जा रहा है कि इसका एक्टिव क्या होगा। अच्छा, हमने इसके पैसिव में बी का कौन सा फॉर्म यूज किया था? बी का हमने पास्ट फॉर्म यूज किया था। तो हम जब इसको एक्टिव करेंगे तो मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पास्ट फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट फॉर्म क्या होता है? V2 होता है। इसका मतलब हम ढूंढ रहे हैं रोट। ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको एक और चीज में तोड़ सकते हैं, हम इसको डिड राइट लिख सकते हैं। अब देखो, क्वेश्चन मार्क मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब ये डिड राइट वाला फॉर्म चलेगा। तो हम ढूंढ रहे हैं डिड होना चाहिए और उसके बाद राइट होना चाहिए। डिड है, राइट है, डिड है, राइट है। वॉज नहीं हो सकता, वॉज नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सब्जेक्ट क्या था? द बुक। तो ये उठ के आगे जाएगा, ये उठ के आगे जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या था? एक सेकंड, ये पैसिव वॉइस में था। बाय के बाद जो भी चीज लिखी हुई है ये सब्जेक्ट रहा होगा और ये द बुक लास्ट में रहा होगा। यहां पे द बुक का द बुक छोड़ दिया गया है। गलत है या नहीं है? ये जो बाय के बाद था ये डूअर ऑफ द एक्शन था, सब्जेक्ट था, ये उठ के आगे आएगा। तो क्या हो जाएगा? डिड एन अननोन ऑथर। क्वेश्चन नंबर 31, द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म। उसके साथ क्या बी फैमिली का वर्ब आया है? बिल्कुल बीइंग आया है। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। हमें चेंज करना है इसको एक्टिव में। कैसे चेंज कर सकते हैं एक्टिव में? बहुत आसान है। बीइंग का इस्तेमाल जैसे किया V3 के साथ, इसने हमें हिंट कर दिया कि आप जब इसको एक्टिव में चेंज करोगे तो मेन वर्ब का फॉर्म क्या रखना पड़ेगा? V4 रखना पड़ेगा। V4 अगर हम कर दें इसे तो क्या बन जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिंग बन जाएगा। इसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब है? वर्ब। जैसा मैंने बोला, हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, VIP है ये भाई साहब। तो वॉज या वर्ब प्लस डिस्ट्रीब्यूटिंग होगा। ऑप्शन आ जाओ। वर्ब बिन डिस्ट्रीब्यूटेड, कहां से वर्ब बिन डिस्ट्रीब्यूटेड? हमें तो डिस्ट्रीब्यूटिंग चाहिए। वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग, वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड गलत है, वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग। अब दोनों में से कौन सा सही है हमें यह देखना है। यह पैसिव वॉइस में था, लिखा हुआ था द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर, बाय प्लस एजेंट। क्या लिखा हुआ है? हर। ये उठ के एक्टिव वॉइस में आगे जाएगा, सब्जेक्ट का डूअर बनेगा। तो क्या होना चाहिए था? हर को जब आप चेंज करोगे सब्जेक्टिव फॉर्म में तो क्या बनेगा? शी। तो किससे सेंटेंस शुरू होना चाहिए? शी से। यहां लिखा हुआ है हर फ्रेंड्स, ये तो टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट था, इससे हम सेंटेंस क्यों शुरू करेंगे? गलत है। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। द एंट्रेंस ऑफ द म्यूजियम वॉज ओपनड बाय द ऑफिशियल। ओपनड लिखा हुआ है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है? तीसरा फॉर्म। ठीक है, वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसके साथ क्या कोई बी परिवार आया है? बिल्कुल, बी फैमिली से वॉज आया है। कौन सा टेंस में कर देगा ये सेंटेंस को? पास्ट टेंस में कर देगा ये सेंटेंस को। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस में है या नहीं है? बिल्कुल पैसिव वॉइस में। जब हम इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म रखेंगे? पास्ट वाला, क्योंकि यहां पे भी पास्ट यूज किया है हमने। इसका मतलब हम इसको V2 में रखेंगे। अगर हम V2 में रखेंगे तो ओपन का V2 ओपनड होता है। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां ओपनड लिखा हुआ है। यहां हैड ओपनड है, V3 हो गया। ओपन है, V1 हो गया। ओपनड है, ओपनिंग है, ये तो हो ही नहीं सकता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। V4 बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकता। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 3। द लेटर वॉज रिटन बाय द ऑथर एंड मेल टू द पब्लिशर। वॉज रिटन, ये V3 है क्या? बिल्कुल। इसके साथ क्या हमने वॉज यूज किया है? वो बी को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। क्या टेंस यूज किया हमने? वॉज बी का V2 होता है, मतलब पास्ट टेंस होता है, तो हम भी क्या यूज करेंगे? पास्ट टेंस यूज करेंगे। पास्ट टेंस मतलब V2, V2 मतलब मेन वर्ब क्या था? रिटन। तो V2 क्या बनेगा? रोट। हमारा एक्टिव वॉइस जब भी होगा तो किसमें बनेगा? रोट में। यहां वॉज रिटन लिखा हुआ है, गलत है। यहां रिसीव्ड लिखा हुआ है, रिटन लिखा हुआ है, गलत है। रोट लिखा हुआ है, वॉज बीइंग रिटन लिखा हुआ है। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 34, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड क्या है? यहां का V3 मेन वर्ब है। क्या उसके साथ कोई बी फैमिली का वर्ब आया है? बिल्कुल, वॉज आया है। लगातार 3-4 वॉज वाले क्वेश्चन आ गए। तो क्या है ये? क्या बता रहा था? हाँ, तो ये बी का पास्ट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है बिल्कुल। तो जब हम इसे चेंज करेंगे, क्या लिख रहा था मैं? हाँ, जब हम इसे चेंज करेंगे तो हमें पास्ट में रखना पड़ेगा एक्टिव वॉइस में। तो V2 होगा। V2 क्या है? कॉल्ड।
तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें कॉल्ड ऑफ लिखा हुआ है, यहां कॉल्ड ऑफ है, हैड नहीं चाहिए, कॉल्ड ऑफ है, कॉलिंग ऑफ है, गलत है। अच्छा, अब यहां क्या लिखा हुआ था, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ, मीटिंग जो है उसे कैंसिल कर दिया गया, कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल करना। क्या यहां पे बाय प्लस एजेंट लिखा हुआ है, किसके द्वारा किया गया लिखा हुआ है, नहीं। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम समवन से शुरू करें या तो हम दे से शुरू करें, इन दोनों सेंटेंस में और कोई अंतर नहीं है। सोचो जरा, अगर हम यहां पे समवन से शुरू करते हैं तो क्या बनेगा, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बाय समवन, मीटिंग किसी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा सा इडियोटिक साउंड हो जाएगा कि मीटिंग किसी के द्वारा कैंसिल किया गया? भैया मीटिंग कैंसिल किया गया तो किसी के द्वारा ही किया गया होगा, यहां पे किसी के बोलना जरूरी है क्या? नहीं। तो क्या हम यहां से बाय समवन हटा सकते हैं? हाँ जी हटा सकते हैं, बाय समवन लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन दे से शुरू हुआ होता तो हमें क्या लिखना पड़ता? द मीटिंग वॉज कॉल्ड बाय देम। जैसे समवन ऑब्वियस था, क्या दे ऑब्वियस है? नहीं, दे ऑब्वियस नहीं है, यहां पे हमें बाय देम लिखना पड़ता। इसका यह मतलब है कि अगर सेंटेंस को हम दे से शुरू करते तब यह क्वेश्चन इनकंप्लीट था, तब हमें यह लिखना पड़ता द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ बाय देम, तब उसका एक्टिव यह बनता। लेकिन यहां बाय देम नहीं लिखा, इसका मतलब यहां जरूर कुछ ऐसा रहा होगा जो बिल्कुल ऑब्वियस है। तो बिल्कुल ऑब्वियस तो समवन ही है, किसी के द्वारा ही मीटिंग कैंसिल किया जाएगा, तो द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ समवन से एक्टिव इसका स्टार्ट होगा। उम्मीद करता हूं क्लियर है क्वेश्चन। अगर लिखा हुआ है शी इज लाफिंग एट मी, लाफिंग वर्ब का चौथा फॉर्म है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि बिना थर्ड फॉर्म के तो पैसिव हो नहीं सकता। अच्छा, लाफिंग लिखा है जो वर्ब का चौथा फॉर्म है, तो जब हम इसको बी प्लस V3 में चेंज करेंगे तो ये चौथा फॉर्म में आएगा। चौथा फॉर्म क्या होता है? बीइंग। बी का चौथा फॉर्म क्या होता है? बीइंग। और फिर V3 चाहिए तो क्या होगा? लाफ्ड। तो एक ऐसा ऑप्शन हम ढूंढ रहे हैं जहां पे बीइंग लाफ्ड लिखा हो, यहां बिन लाफ्ड है, बिन लाफ्ड है, बीइंग लाफ्ड है, बीइंग लाफ्ड है। अच्छा, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब था, क्या था? इज, प्रेजेंट टेंस था, या तो इज या तो एम या तो आर। जैसा मैंने बार बार कह रहा हूं, मैं हेल्पिंग वर्ब नहीं चेंज कर सकते, तो इज के जगह पे हम जाता जाता सिंगुलर प्लूरल करने के लिए इज एम आर लगा सकते हैं। वॉज लगा सकते हैं क्या? टेंस चेंज हो जाएगा, पहले ही बताया था टेंस चेंज नहीं होता। नेक्स्ट, द विक्टिम वॉज फाउंड इनोसेंट एज वेल एज ऑनेस्ट बाय द पुलिस, लिखा हुआ है द विक्टिम वॉज फाउंड। फाउंड क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसके साथ क्या कोई बी फैमिली का वर्ब आया है? बिल्कुल, वॉज आया है, जिसका यह मतलब है कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो हमें इसे चेंज करना पड़ेगा एक्टिव में। कैसे कर सकते हैं? बहुत बार वॉइस का क्वेश्चन आ गया तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट हो जाऊंगा, हमें V2 यूज करना पड़ेगा। V2 अगर हम यूज करेंगे तो क्या होता है इसका? V2 फाउंड ही होता है। यहां फाइंड लिखा हुआ है, यहां फाउंड लिखा हुआ है, यहां फाइंड्स है, यहां हैज है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए, V2 चाहिए। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। द मूवी वॉज डायरेक्टेड, ठीक है, डायरेक्टेड क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। वॉज क्या है? पास्ट का फॉर्म बी का। इसका मतलब यह है अगर हम पास्ट यूज कर रहे हैं तो हम एक्टिव वॉइस में पास्ट यूज करना पड़ेगा। एक्टिव वॉइस में पास्ट क्या होता है? V2 होता है। इसका मतलब यह है कि हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे डायरेक्टेड होना चाहिए। यह वॉज डायरेक्टेड है, गलत है। यहां वॉज बीइंग डायरेक्टेड है, गलत है। यहां डायरेक्टेड है, यहां तो डायरेक्ट वर्ड ही कहीं गायब हो गया, ये तो नहीं हो सकता। आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4, सॉरी ऑप्शन नंबर 3। अगला, रोहित हेल्प्स रघु, वर्ब का पांचवा फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये एक्टिव वॉइस में होगा। V3 छोड़ के तो पैसिव हो नहीं सकता। अच्छा, यहां पे हेल्प्स लिखा हुआ है जो कि प्रेजेंट टेंस का मेन वर्ब है, तो जब हम इसको बी प्लस V3 में चेंज करेंगे तो इसको भी प्रेजेंट टेंस में रखना पड़ेगा। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? या तो इज या तो एम या तो आर, और उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो हम लोग ढूंढ रहे हैं इज एम आर प्लस V3, यहां विल भी लिखा हुआ है, इज बीइंग लिखा हुआ है, हेल्प लिखा हुआ है, इज हेल्प लिखा हुआ है। माई पेंसिल्स हैव बीन स्टोलन, स्टोलन वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके पहले बी का फॉर्म, हाजी बिन, उसके पहले बी का फॉर्म है। इसका यह मतलब है कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस कौन से वॉइस में है? ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ठीक है। अच्छा, हैज और हैव अगर लिखा है तो हम हैज और हैव छोड़ देंगे क्योंकि टेंस का परिवर्तन तो होता नहीं है। उसके साथ हमने कोई मेन वर्ब यूज करना है। मेन वर्ब का क्या फॉर्म होगा वो इसी पे डिपेंड करता है। हमने क्या फॉर्म यहां लगाया था? क्वेश्चन में क्या फॉर्म दिया हुआ था? V3 दिया हुआ था, तो हम क्या करेंगे? V3 लगाएंगे। इसका मतलब क्या बनेगा? स्टोलन बनेगा। हैज हैव प्लस स्टोलन चाहिए, हैड स्टोलन, स्टोल, हैव स्टोलन, स्टील्स, गलत है। अब यहां पे सिंगुलर और प्लूरल का डिफरेंस है बस। समबडी, एनीबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नोवन, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं और सिंगुलर वर्ब्स अपने साथ लेते हैं, तो समबडी के साथ हैव तो नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा? हैज। क्वेश्चन नंबर 14, दर्शना वॉज लाफ्ड एट बाय हर क्लासमेट्स, लिखा है दर्शना वॉज लाफ्ड एट। अच्छा, लाफ्ड क्या है? वर्ब का तीसरा फॉर्म। इसके साथ हमेशा क्या लगेगा? सॉरी, हमेशा नहीं लगेगा, इसके साथ क्या लगा हुआ है? बी का
एक पास्ट का फॉर्म, जिसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस कौन से वॉइस में है साहब, ये सेंटेंस है आपके पैसिव वॉइस में। अगर हम इसे एक्टिव करना हुआ तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा V2 यूज कर देंगे, क्योंकि हम पास्ट में रख रहे हैं बी को, तो हम पास्ट में रखेंगे मेन वर्ब को। अगर हम पास्ट में रखें तो लाफ का पास्ट क्या होता है, लाफ्ड होता है। तो हम लोग एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे लाफ्ड लिखा हुआ है, V2 है तो कोई हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं आना चाहिए। लाफ तो है पर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है, गलत है। विल कहां से आ गया, लाफिंग नहीं हो सकता, लाफ्ड चाहिए। आंसर नंबर 4, 41। हिज वाइफ वॉज किल्ड बाय हिम, फिर से वही बात है, वॉज बी का पास्ट का फॉर्म है और उसके साथ V3 किल्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में। एक्टिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ब का दूसरा फॉर्म रखना पड़ेगा। अगर हम वर्ब का दूसरा फॉर्म रखेंगे तो हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं किल्ड। किल्स है, हैज किल्ड है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता V2 में, किल्स है, किल्ड है। आंसर नंबर 4। मिस्टर हेमल टीचेस द बॉयज, टीचेस वर्ब का पांचवा फॉर्म है, इसका मतलब ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। अगर हमें इसको पैसिव करना हुआ तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको पैसिव करना हुआ तो हम देख लेंगे वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज था, प्रेजेंट टेंस में हमारा मेन वर्ब है। इसे जब हम चेंज करेंगे बी प्लस V3 में तो बी प्रेजेंट टेंस में रहेगा। प्रेजेंट टेंस होता है इज, एम और आर, यही होता है ना। अगर ये इज एम आर होता है, इसका मतलब हम ढूंढ रहे हैं इज एम आर प्लस टॉट, करेक्ट, ढूंढ लो। आर टॉट, आर बीइंग टॉट, बीइंग नहीं चाहिए हमें, वर टॉट नहीं हो सकता, आर टॉट। अच्छा, इन दोनों में अंतर क्या है, यहां बॉयज लिखा है, क्वेश्चन में भी देखना बॉयज था प्लूरल वाला, यहां भी बॉयज लिखा हुआ है, यहां बॉयज लिखा हुआ है, बॉय एपोस्ट्रोफी एस, इसका मतलब हो जाएगा लड़के का। हम पोजीशन वाला सेंस देना चाह रहे थे क्या, नहीं, यहां तो प्लूरल वाला सेंस है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 43, लेट द डोर बी शट। ये देखो इंपेरेटिव का सवाल है, आपने पढ़ा होगा रूल्स, याद करवा दूं एक बार। जब भी किसी सेंटेंस में कोई ऑर्डर होता है तो हमेशा उसका पैसिव शुरू होता है लेट से। जब भी कहीं पे कोई रिक्वेस्ट होता है तो उसका पैसिव शुरू होता है यू आर रिक्वेस्टेड टू से। जब भी कहीं पे एडवाइस होता है तो उसका पैसिव बनता है हमेशा शुड बी से। फॉर एग्जाम्पल, शट द डोर, लेट द डोर बी शट, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। ठीक है, प्लीज हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। इस तरीके से इसका पैसिव बनाते हैं, आपने पढ़ा है इसलिए मैं बस वर्बली बोल के निकल रहा हूं। अब यहां पे लेट लिखा हुआ था, इसका मतलब ये वाला एक ऑर्डर था। ठीक है, ऑर्डर का फॉर्म क्या होता है, कहते हैं क्लोज द डोर, राइट, विच मींस पहले होगा वर्ब और फिर उसके साथ लगेगा ऑब्जेक्ट, इसी को तो इंपरेटिव कहते हैं। पहले है वर्ब, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। लेट यू शट द डोर, लेट पैसिव में होता है, एक्टिव में नहीं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं था। द डोर शुड बी शट, अच्छा ये तो पैसिव फॉर्म में है क्योंकि बी के बाद V3 लिखा हुआ है, हम एक्टिव चाहिए था। आंसर क्या होगा, शट द डोर, हालांकि आपने डायरेक्टली भी बना लिया होगा। आई वॉज नेवर सपोर्टेड बाय माई फैमिली, सपोर्टेड वर्ब का तीसरा फॉर्म है। क्या यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब था, बीच में नेवर एडवर्ब था, उसको इग्नोर करें अगर तो ये बी का फॉर्म रहा। कौन सा वाला, पास्ट टेंस वाला। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस में है कि नहीं। हमें अगर इसका एक्टिव करना हुआ तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान है, आप इसको चेंज कर देंगे V2 में। आप अगर इसको चेंज करेंगे V2 में तो ये क्या बनेगा, सपोर्ट का V2 क्या होता है, सपोर्टेड। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां पे सपोर्टेड होगा। यहां पे हैव नेवर सपोर्टेड है, हैव नहीं चाहिए, सपोर्टेड है, हैड है नहीं चाहिए, सपोर्ट्स है नहीं चाहिए, सपोर्टेड। आंसर नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। 45, द बॉल ऑफ यार्न वाज बीइंग नज्ड बाय द किटन, लिखा हुआ है वाज बीइंग नज्ड। बीइंग वर्ब का कौन सा फॉर्म, चौथा, राइट, कौन सा, किसका वर्ब का, मतलब बी वर्ब का। तो हमारा जो भी एक्टिव रहा होगा वो V4 में रहा होगा। V4 में होगा तो क्या यूज करेंगे, नजिंग यूज करेंगे। इसके पहले वॉज लिखा था तो हम भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वॉज या वर्क कर देंगे। सो वी आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन जहां पे वॉज या वर्क प्लस नजिंग लिखा है। वॉज नज्ड है, आंसर नहीं होगा। हैज बिन है, नहीं होगा। वॉज नजिंग है, इज नजिंग है, नहीं होगा। आंसर नंबर 3। यू शुड अप्लाई फॉर द जॉब बिफोर द डेडलाइन, यू शुड अप्लाई, ध्यान दीजिएगा ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में। क्यों एक्टिव वॉइस में, क्योंकि यहां पे V3 नहीं यूज था, तो हम इसको चेंज करेंगे। मॉडल प्लस बेस फॉर्म है, शुड अप्लाई। किसमें चेंज होता है, डायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो मॉडल प्लस बी प्लस V3 में। तो शुड बी अप्लाइड ढूंढ रहे हैं, शुड बी अप्लाइंग गलत है, शुड बी अप्लाइड, कुड बी अप्लाइड। हम शुड को कुड में क्यों चेंज करेंगे, शुड नॉट बी, नॉट कहां से आ गया, और अप्लाई टर्म भी यहां से हटा दिया। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। द गवर्नमेंट बिजनेस हैज मेड आर्ची रिच, हैज मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तीसरा। क्या इसके पहले बी फैमिली का कोई वर्ड आया है,
नहीं आया। बी फैमिली में क्या क्या होता है, याद दिला रहा हूं, याद करा रहा हूं फिर से। बेस फॉर्म है बी, प्रेजेंट टेंस है इज एम आर, और पास्ट टेंस है वॉज या वर, इसका V3 है बार बार मैं V3 लिख देता हूं। V3 क्या है, बिन, V4 क्या है, बीइंग। ठीक है, क्या इसके पहले कोई बी फैमिली का वर्ब आया है, नहीं आया सर, हैज आया जो हेल्पिंग वर्ब था। इसका मतलब ये वाला सेंटेंस कौन से वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में। अगर हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हैज जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, तो हैज और हैव का हैज और हैव छूटेगा। उसके बाद हम इसे बी प्लस V3 में चेंज करेंगे। बी का कौन सा फॉर्म चाहिए, जो यहां यूज है, यहां V3 यूज है, तो हम बी को V3 में चेंज कर देंगे, क्या बनता है, बिन बनता है, और मेड का मेड रहेगा, जिसका मतलब है हैज हैव प्लस बिन प्लस मेड चाहिए। हैज बिन मेड, हैव बिन मेड, हैड बिन मेड, हैड बिन मेड तो नहीं चाहिए, इज मेड नहीं चाहिए, हमें तो हैज या हैव चाहिए। अच्छा, अब हैज या हैव में क्या डिफरेंस है, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल। आर्ची हैज, आर्ची हैव, आर्ची तो भाई एक प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम लग रहा है ये, तो सिंगुलर के साथ तो हम हैव नहीं यूज कर सकते ना। आंसर क्या होगा, 1 नंबर 48। वर द चिल्ड्रन नॉट रीडिंग द बुक्स, क्वेश्चन मार्क। फिर से सिंपल किए देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रन वर नॉट रीडिंग द बुक्स। ठीक है, अच्छा ये भी कौन से वॉइस में है, ये एक्टिव वॉइस में। क्यों मैं इसको एक्टिव में बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे V4 यूज था। आप जब भी इससे पैसिव करेंगे तो हमेशा V3 होता है, अगर V4 है तो डेफिनेटली एक्टिव है। हेल्पिंग ऑफ क्या है, वर्ब, तो वॉज या वर को वॉज या वर छोड़ना पड़ेगा, एक तो ये बात है। दूसरा, जब हम इसको चेंज करेंगे बी प्लस V3 में, तो रेड का V3 रेड होता है, लिख दिया हमने। उसके साथ बी का फॉर्म लगेगा, कौन सा फॉर्म लगेगा, जो मेन वर्ब का फॉर्म है। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, V4 है, इसका मतलब हम भी बी को V4 में रखेंगे, तो क्या बनेगा, बीइंग बनेगा। तो हमें चाहिए वॉज या वर होना चाहिए, उसके साथ बीइंग होना चाहिए, और रेड होना चाहिए। बीइंग रेड है, यहां पे वर है, बीइंग रेड है, यहां पे वर है, नॉट बीइंग रेड है, यहां पे वर है, रीडिंग है, रीडिंग तो नहीं हो सकता, ये वाला कटा। आगे बढ़ेंगे, लिखा हुआ था वर द चिल्ड्रन नॉट रीडिंग, ये सेंटेंस नेगेटिव है, तो जब हम इसको पैसिव करेंगे तो भी नेगेटिव बनेगा। यहां पे नॉट था, यहां पे नॉट था, यहां पे नॉट है ही नहीं, तो गलत है या नहीं है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, अब इन दोनों ऑप्शन को देखते हैं। यहां पे देखना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, ध्यान देना क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। लिखा हुआ था वर द चिल्ड्रन नॉट रीडिंग द बुक्स, बुक्स माने प्लूरल, यहां लिखा हुआ वर द बुक्स, यहां लिखा हुआ वर द बुक, गलत है या नहीं है। एक तो इसने बुक्स को बुक कर दिया, और दूसरा अगर कर भी दिया तो फिर तो ये सेंटेंस ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया, बुक तो सिंगुलर है, उसके साथ वर कैसे लगेगा, वॉज लगना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49, हु स्टोल माई टिकट्स। अच्छा, स्टोल क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म, तो जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, तो सबसे पहले तो स्टोलन हो जाएगा, V3 हो जाएगा, इसके साथ बी का फॉर्म लगेगा। बी का कौन सा फॉर्म लगेगा, जो ऊपर यूज्ड है, ऊपर क्या यूज्ड है, पास्ट फॉर्म, तो हम भी क्या लगा लेंगे, पास्ट फॉर्म हो जाएगा, वॉज या वर प्लस स्टोलन। तो हम ढूंढ रहे हैं वॉज या वर प्लस स्टोलन, वर स्टोलन, वर माई टिकट्स स्टोलन, वॉज स्टोलन, गॉट स्टोलन, गॉट स्टोलन तो नहीं हो सकता। अच्छा, ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट है और हु से स्टार्ट है, तो हु को हम चेंज करते हैं बाय हुम में, ये मैंने पहले भी बोला था। हु को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम में, बाय हुम में। यहां बाय हु लिखा हुआ है, बाय हु कभी भी नहीं होता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, बाय हुम होता है, बाय हुम, बाय हुम। तो है बाय हुम वर माय टिकट्स स्टोलन, माय टिकट्स वॉज स्टोलन, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। माय टिकट्स अगर आप बोल रहे हो जो कि प्लूरल है, तो फिर वॉज कैसे लगाओगे, वर होना चाहिए, तो हमारा आंसर तो केवल एक बचा, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। मुझे बहुत दिलचस्पी है ये बात जानने में कि कितने लोगों को आज वो तरीका सीखने को मिला, आपने ये तरीका पहले नहीं पढ़ा है, या आपको पहले नहीं पता था कि इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, या ये रीजंस हैं पैसिव वॉइस करने के, और अब आपको लगता है कि टाइम बहुत कम लगेगा और आपकी एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। सो बेसिकली टू सम अप, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको एग्जाम में फायदा होगा, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मुझे आपका पॉजिटिव कमेंट मिलता है इस चीज के लिए कि मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया और आपको एक नया तरीका सिखाया, ठीक है। इसके बाद अगर बच्चों को डाउट रह जाता है तो एक वीडियो और मैं लेके आऊंगा एक्टिव पैसिव के ऊपर, जिसमें भी 50 क्वेश्चन कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो, पर वो तब होगा जब आपको डाउट रह जाता है। मैं टाइम नहीं वेस्ट कराना चाहता, मेंस का टाइम है, एमटीएस का टाइम है, तो अगर जरूरत पड़े तो एक और वीडियो बनाएंगे, जरूरत है या नहीं है ये भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। द स्टॉर्म अपरूटेड अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज यस्टरडे। अपरूटेड वर्ब का दूसरा फॉर्म दिख रहा है आपको, वर्ब का दूसरा फॉर्म,
तो जब हम इसको चेंज करेंगे, वर्ब का दूसरा फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म है, तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो बी का फॉर्म लगेगा और उसके साथ V3 लगेगा। V3 तो अपरूटेड का, अपरूटेड मतलब होता है उखाड़ के फेंक देना कहीं से, ठीक है। और उसके साथ क्या लगेगा, पास्ट फॉर्म बी का। पास्ट फॉर्म क्या होता है बी का, वॉज या वर। तो हम एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां वॉज या वर प्लस अपरूटेड लिखा हुआ है। यहां वर अप्रूटेड है, वर अप्रूटेड है, वॉज अप्रूटेड है, वॉज अप्रूटेड है। बहुत बढ़िया, पहला ऐसा सवाल जाकर हमें मिला है जहां पे हमें क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे। सारे के सारे 50 में से एक ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें सारे ऑप्शंस पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलो खैर, ये तो ठीक है। अब क्या था, सब्जेक्ट क्या था, द स्टॉर्म। वर्ब क्या था, अप्रूटेड। ऑब्जेक्ट क्या था, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज। ये पूरा का पूरा अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो ये उठ के आगे चला जाएगा। अ लार्ज लिखा है, यहां लार्ज नंबर से स्टार्ट है, हम लार्ज क्यों करेंगे, हमें तो अ लार्ज दिखना है ना, जो लिखा है वही लिखेंगे। यहां पे ट्रीज से शुरू था, गलत है। अच्छा, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, बहुत सारे संख्या में पेड़। ट्रीज क्या है भाई साहब, ट्रीज प्लूरल है, यहां ट्रीज लिखा हुआ है, प्लूरल है। अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ वॉज कैसे यूज करेंगे, ये तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा ना। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब आप मुझे कमेंट में 3 चीजें बताएंगे। पहला ये कि 50 में से कितने करेक्ट किए, दूसरा ये वीडियो कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला क्या आपको, और तीसरा क्या इसके पार्ट 2 की जरूरत है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बहुत बहुत अच्छी तैयारी करते रहिए, अपने सेहत का बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना, मेरी मेहनत ठीक लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। अगले वीडियो में मिलते हैं।